रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? यस सर। कंफर्म करना सर। ओके सर, ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। अच्छा देखो सर, ये बेसिकली बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें हम लोग इकोनॉमिकल जो पर्सपेक्टिव है और बेसिकली बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हो इसको, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिकल पैरामीटर डिस्कशन होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम पे CS में इसका एक नाम है इन बिजनेस एनवायरनमेंट। CA में इसको बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के नाम से बोला जाता है। इसका बहुत नाम, स्कूल लेवल में इसको बिजनेस स्टडीज भी बोला जाता है। तो सर कहने का मतलब एकदम सिंपल है, आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे या कॉमर्शियल नॉलेज पे जिसका नाम है सर बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस पॉलिसी, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री, आप लोग सुन रहे हो ना सर? मेरा आवाज़ सबको क्लियर है ना सर? हेलो? ओके। यस सर। कोई भी कंट्री, दुनिया का कोई भी देश उठा लो, ठीक है? दुनिया में कितना कंट्री है, किसको पता? जल्दी बोलो, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड? अप्रॉक्स, एग्जैक्टली नहीं बता सकते बट अप्रॉक्स बता सकते हो कितना कंट्री है दुनिया में? 129 ना कत समथिंग नहीं रे, ऑलमोस्ट 210 के आसपास कंट्री है। ऑलमोस्ट 210, छोटा बड़ा आइलैंड वगैरह सब मिला जुला के। और गवर्नमेंट जो है सर वो है आपका 194 अप्रॉक्स, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ सारे आइलैंड कंट्रीज मिला जुला के भी एक कंट्री माना जाता है। जैसे वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज जो है सर, जो US के वहाँ पर नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास में, जो नॉर्थ अमेरिका का जो कंटिनेंट में अंदर जो आता है वेस्ट इंडीज़, वो बहुत सारा, गियाना, क्यूबा, फिर त्रिनिदाद टोबैको, बहुत सारा आइलैंड मिलके एक कंट्री मतलब बोला जाता है वेस्ट इंडीज। तो इस तरह का बहुत सारा जगह में आपको ऐसा दिखेगा कि देर आर वेरियस आइलैंड कंट्रीज मिलके एक कंट्री। तो फिर इसलिए गवर्नमेंट है 194 ऑलमोस्ट, और कंट्री वाइज 210। तो सर हर कंट्री को डेवलप करने के लिए उसका एक बिजनेस पॉलिसीज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस पॉलिसीज या ऐसा कुछ बात करेंगे? नहीं। आवर डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू इज इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में, इंडिया का जो बिजनेस पॉलिसीज है, मैं आप लोगों के साथ उसके बारे में आज बात करूंगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, दुर्गा पूजा से पहले ये लास्ट क्लास है, इसके बाद जो भी क्लासेस होंगे दुर्गा पूजा के बाद ही होगा। अच्छा शाम को क्लास है आज कंपनी लॉ का, आप लोगों में से किसी किसी का है, आई नो। अगर कंपनी लॉ क्लास होगा कि नहीं होगा मैं कंफर्म करूंगा सर कुछ देर बाद, बिकॉज थोड़ा नेटिव जाना है तो कुछ थोड़ा मार्केटिंग का भी बात है, तो देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो मैं क्लास ले लूँगा। अच्छा, तो पॉइंट इज़ वेरी सिंपल सर कि बिजनेस पॉलिसीज एंड ग्रोथ पे बात करना है। और आज मैं आपके साथ बिजनेस पॉलिसीज या ग्रोथ, मतलब एक कंट्री में अगर बिजनेस पॉलिसी प्रॉपरली अडेप्ट करना है कंट्री को, तभी जाके वो कंट्री आगे ग्रोथ करेगा ना। मतलब मानो आप लोग इतना पढ़ाई कर रहे हो, हाँ सर, कोर्स कर रहे हो, डिग्री ले रहे हो, डिग्री का सोच रहे हो, अगर मानो कि कंट्री में बिजनेस नहीं है, आपका क्या होगा सर जनाब अली? हाँ कोई नौकरी नहीं, नो जॉब। आपका क्या होगा जनाब अली? आप लोगों का कुछ नहीं होगा। वो तब क्या बोलोगे? तेरे प्यार में मुझे क्या मिला? बाबा जी का क्या रे, क्या मिलता है? ठुल्लू। एग्जैक्टली, मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल एंड वेरी नॉर्मल बात, कि अगर बिजनेस है तो एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस नहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं। ये बात 2021 में जितना एप्लीकेबल है, एंशियंट टाइम का भी बात करूंगा आप लोगों से, जिस टाइम पे मतलब गोल्डन इंडिया था सर, जिस टाइम पे भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। जानते हो आप लोग, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। जानते हो कि नहीं जानते, या फिर पहली बार सुन रहे हो? यस जानते हैं। जानते हैं ना। मैं आज आप लोगों के साथ वो वाला टाइम भी, उस टाइम का भी बात करूंगा कि उस टाइम पे बिजनेस पॉलिसीज कैसे बनाया जाता था, कौन मेनली लीडरशिप करता था, थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। तो आज इंडिया गोल्डन बर्ड्स नहीं है सर, आज इंडिया सोने की चिड़िया नहीं है। क्या चाहते हो, इंडिया फिर से सोना का चिड़िया बने? क्या चाहते हो, इच्छा क्या है आप लोगों का? इच्छा है ना? इच्छा होना ज़रूरी है सर, ऐसा इच्छा रखो। लेकिन उस इच्छा में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी या फिर सेंट्रल में जो बैठे हैं या फिर जो स्टेट्स का जो CM है उन पे सिर्फ निर्भर नहीं करता, ये बात तो गांठ बांध लो। अपना अपना जो भी स्टेट्स है, उस स्टेट्स में जैसे बंगाल में दीदी है, बिहार में नीतीश जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी है, ठीक है, महाराष्ट्र में कौन है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हैं, ठीक है। तो कहीं भी चले जाओ,
सीएम होगा, देश का एक पीएम भी होगा, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और देश को आगे लेके जाने के लिए ईच एंड एवरी पब्लिक, ओके, द पीपल ऑफ इंडिया, इनका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सर। तभी जाके फिर से ये इंडिया वो गोल्डन बर्ड्स वाला इंडिया बन जाएगा फिर से, ठीक है। बट कैसे, चलो सर, ये सब कैसे का खेल, आपको इसके लिए आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए। ऐसे हम लोग कई बार ऐसे बात करते हैं ना, पता है मेरा दादाजी का क्या था, अरे दोस्तों के साथ बात करने के टाइम पे कभी बचपन में ऐसे किए हो क्या? मानो कि आपका दादाजी बहुत बड़ा जमींदार थे, तो आप लोग दोस्तों के बीच में बात करते वक्त बचपन में कभी तो बोले होंगे, शायद आज वो वाला बात नहीं है, वो वाला जो सेनाई, वो जो बात था, वो बात आज नहीं है, ठीक है, वो जमींदारी नहीं है। तो आप फिर भी कभी कभार बोल देते हो ना, या फिर फैमिलीज के बीच में कि क्या टाइम था, जानता है मेरा दादाजी का ये था, मेरा परदादाजी का वो था, हाँ ये आसपास का सारा गांव हम लोगों का था। कभी किसी को ऐसे बोलते हुए सुने हो आप लोग? अरे सुने हो ना? तो एग्जैक्टली भारत का भी आज ऐसा हालत है कि कभी मेरे पास ये था, कभी मेरे पास वो था, आज सर वो बात नहीं है। तो सर फिर से वो बात बन सकता है, तो कैसे, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं और मैटर को आगे लेके चलते हैं। लेकिन पूरा फोकस कहाँ रहेगा? पूरा फोकस गवर्नमेंट पॉलिसीज पे रहेगा। मैं कहानी के साथ आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहानी में खो जाओ। कहानी में खोना सही है, बट आपको मेन मैटर में भी रहना होगा, अदरवाइज एग्जाम ओरिएंटेड मैटर को भूल जाओगे। तो मेन मैटर क्या है सर? बिजनेस पॉलिसीज फॉर बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो ये जो गवर्नमेंट के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा, ये गवर्नमेंट आज का गवर्नमेंट भी है, और ये गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको प्रीवियस जो गवर्नमेंट था हम लोगों का, मतलब एंशिएंट इंडिया, ब्रिटिश टाइम, ठीक है, जो डोमिनेशन था हमारे देश में, ब्रिटिश पीरियड, वो एक बहुत बड़ा टाइम था। ये ड्यूरेशन, ये जो पीरियड है, और एंशिएंट टाइम का जो पीरियड है, ठीक है, आप तो मुगल एरा बोल सकते हो, जो एंशिएंट टाइम के अंदर आप ले सकते हो। उसके बाद प्री, मतलब करेंट इंडिया एंड ब्रिटिश एरा, ठीक है। ये जो तीनों फेज में इंडिया को आज मैं नॉर्मली आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आज आपको सीखने वाला है। तो देखो सर, क्या क्या पॉइंट आज बात करेंगे। हाईलाइट दी pervasiveness of the influence of government policies on business, distinguish among government policies on the basis of their scope and impact। ए स्क्रीन शेयर है कि नहीं है? अरे यस है। ओके, यस सर। ठीक है सर। तो डिस्टिंग्विश among government policies on the basis of their scope and impact, describe the major shift in government policies on business since independence, मतलब मॉडर्न इंडिया। since independence means 1940, कब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला रे? हाँ सर, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? अरे बोलो सर, 1857? हाँ 1947। 1947। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में क्या हुआ था? किसी को पता है 1857 का हिस्ट्री? अरे पढ़े हो, बोलो ना। मणिकर्णिका, नाम सुने हो मणिकर्णिका का? कौन है मणिकर्णिका? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के लीडरशिप में पहली बार, ठीक है, पहली बार, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको महाविद्रोह भी बोलते हैं, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश के अगेंस्ट में आज़ादी का लड़ाई का जंग छेड़ा गया था पूरा भारत में, जानते हो ना? झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। तो ये लक्ष्मीबाई जी का नेतृत्व में ये 1857 में जो रेवलियन खड़ा किया था उन्होंने, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश, वो था आगाज, और खत्म हुआ 47 में जाके, किसके कारण? गांधी? मुझे नहीं लगता, सुभाष बोस, और भी बाकी भगत सिंह, राजगुरु, ये सब थे जो पूरा भारत में अंगार लगा के रखा था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। गांधी जी तो सर क्या एडजस्टमेंट कर रहा था पता नहीं, एडजस्टमेंट करते करते खत्म हो गए। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो इंडिपेंडेंस के बाद जो भारत बना है, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा होगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ लिबरलाइजेशन, दैट मोस्ट मतलब हॉट डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज LPG। हाँ सर, इस चैप्टर का, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज का सबसे हॉट डिस्कशन जो इस चैप्टर में रहेगा, एंड द मोस्ट रेलिवेंट डिस्कशंस ऑफ दिस चैप्टर, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा चर्चा होता है, दैट इज LPG। LPG मीन्स, जल्दी बोलो, LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू सर, लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब थोड़ा बहुत क्या, लिबर्टी देना, बिजनेस करने में छूट देना, करो भाई जो मर्जी करो, ज्यादा रोक टोक नहीं करेंगे, हाँ,
ज्यादा पीछे चोंचलाबाजी नहीं करेंगे, आपको जो मर्जी करो। ऐसे होता है ना, कभी कभार घर में आपको अगर माँ पापा डांटते रहते हैं हर बात में, ऐसे डांटते हैं आप लोगों को घर में? हाँ यस सर। हाँ, अगर मानो कि हाँ आप सर। जो भी स्टेप्स लेते हो, सारा दिन में जो काम करते हो, सारा दिन खिचिर 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 करता रहता है, चै 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 चै, तो आप क्या बोलते हो गुस्सा होके? अरे थोड़ा सा समय दो, थोड़ा तो स्वाधीनता दो, क्या हर बात में चै टै करते रहते हो? नहीं रहना है मुझे, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे ऐसा बोलते हो कभी? हाँ, नो सर। नहीं बोलते? क्यों, डर लगता है कि वापस आने नहीं देगा? तो लिबरलाइजेशन, तो बेसिकली लिबरलाइजेशन क्या है? बिजनेस करने के लिए आपको ज्यादा बहुत बहुत मतलब आपको बहुत तंग नहीं किया जाएगा, आप अपने मर्जी से बिजनेस कर सकते हो। लीगल करो, लीगल चीजों में रहोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं डाला जाएगा। प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? सर कोई कोई सरकारी कंपनी को प्राइवेट करना। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं। प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि सरकारी कंपनी को प्राइवेट करते। प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि प्राइवेट लेवल में बिजनेस बन सकता है, प्राइवेट लेवल में कॉर्पोरेट हाउस बनाया जा सकता है। पहले क्या होता था, 47 के बाद जो इंडिया बन रहा था, मैं आपको अभी 2 मिनट बाद पूरा डिफरेंस बताऊंगा कि क्या हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम पे गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में ज़्यादा चीज़ें होता था, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो, बड़ा इंडस्ट्री बनाना हो, लाइक सेल वेल, आज के डेट में जिसको हम लोग नवरत्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? 9 जेम्स ऑफ इंडिया, नवरत्न, मिनी रत्न, बहुत सारा है सर, जो गवर्नमेंट कंपनीज होता था। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट हाउस बनता था, लेकिन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट हाउस मैक्सिमम फेलियर हो रहा है। जैसे रिसेंटली देखो ना, एयर इंडिया, ये पहले टाटा का था, टाटा से गवर्नमेंट लिया था, लेकिन गवर्नमेंट फिर फेलियर हो गया। बैंकिंग सिस्टम देखो, फेलियर हो रहा है सारा का सारा, मैक्सिमम, मतलब अगर 12 बैंकिंग था पीएसयू में, मतलब पब्लिक सेक्टर्स में, उनमें से हार्डली अभी 5-7 बचा है, बाकी 5-7 को मार्च कर दिया गया बचाने के लिए। मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर्स में इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोलता कि गवर्नमेंट में चलना खराब होता है, बट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल नहीं रह पाता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएगा तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाओगे? प्रॉफिटेबल तो रहना है ना, लॉस मेकिंग करके कोई बिजनेस को चलाया जा सकता है सर? अरे नो सर। आप फेल हो के कितना देर तक चल सकते हो? अगर आपका गाड़ी, आपका करियर में अगर आप हर साल फेलियर होते रहते हो, हर साल आपका फेल 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 फेल, एक बार फेलियरिटी समझ में आता है, 2 बार फेलियरिटी थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है, 3 बार फेलियरिटी भी चलो ठीक है। अब कितना बार फेलियर? कभी 1000 करोड़ का लॉस, कभी 2000 करोड़ का लॉस, कभी 5000 करोड़ का लॉस, ऐसे बढ़ते बढ़ते 15,000 20,000 करोड़ का लॉस। इतना लॉस लेके कौन जीता है सर? और इतना लॉस क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ इनोवेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएशन, लैक ऑफ बिजनेस माइंड, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स का प्रॉब्लम हमारे देश में लास्ट 50 ईयर्स में देखा गया है। इसी का कारण है प्राइवेटाइजेशन में इतना ज़्यादा जोर देना। कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से कंट्रोल छूट जाए, लेकिन सरकार में जो बैठे हैं वो थोड़ी ना बिजनेस करता है। अरे सरकार में जो बैठे हैं वो बिजनेस करना नहीं जानता। बिजनेस कौन करता है? सरकारी लोगों को जो चुना जाता है, लाइक जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए चुना जाता है गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू से, उनको लीडर बनाया जाता है पब्लिक सर्विस एग्जाम के थ्रू से। हाँ, तो उनपे जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बिजनेस माइंड वाला लीडरशिप क्वालिटी मिलना मुश्किल हो रहा है। इसके कारण प्रॉब्लम है। थोड़ी ना मोदी जी बिजनेस करेगा। जैसे एक जिनसे मेरा एक तर्क हो रहा था कि क्या ये प्राइवेटाइजेशन करना सही है, ये है नहीं है, तो मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा था कि उसको प्राइवेटाइज करना सही है गलत है, आई डोंट नो। इसको लेके कंट्रोवर्सी करोगे तो मैक्सिमम उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है जो ज़्यादा सिक्योर माइंड का है, मतलब सरकारी नौकरी नहीं रहेगा ना, लेकिन नौकरी तब ना दे पाएगा आपको जब ऑर्गेनाइजेशन खुद कुछ प्रॉफिट करेगा। ये प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन खुद लॉस में है, तो इसीलिए तो सरकारी नौकरी निकलता नहीं है। क्यों निकले, कैसे निकलेगा? सरकारी नौकरी का जॉब का ऑफर मार्केट में आता है सर बहुत। अरे कितना कितना सारा नो लोग सर। कितना सारा लोग वैसे तो सरकारी उन्हीं से नौकरी, बात। ये सर, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का, आप समझा करो मैटर को कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिटेबल होगा तो उसको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा। ऑर्गेनाइजेशंस लॉस मेकिंग है तो कहां से जॉब लाएगा? ये बात एक बेसिक लोगों के दिमाग में घुसता नहीं है। उनको लगता है मोदी ने जॉब नहीं दिया, उनको लगता है दीदी ने जॉब नहीं दिया,
उनको लगता है योगी ने जॉब नहीं दिया। अरे भाई, दीदी मोदी योगी का केस नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए हमने उनको चुना है और वो वहां पर जाके बैठे हैं। 3-4 साल 5 साल से है, 10 साल से है। और ये जो 50 साल से जो कंपनी चल रहा है उसका क्या? मैं ये नहीं बोलना चाहता कि उनका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है उनका बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट 50 साल का कंपनी जो आज बंद के कगार में पड़ा हुआ है, इसको वो क्या फूल लगा के जिंदा कर देगा क्या? ऐसे फू मारेगा, अलादीन का चिराग जलाएगा और जिंदा हो जाएगा? प्रैक्टिकलिटी समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए उसमें बिजनेस होना जरूरी है, उसमें ग्रोथ होना जरूरी है, उसमें प्रॉफिट क्रिएट होना जरूरी है, उसमें अपॉर्चुनिटी बनना जरूरी है। तो तभी ना वो जॉब दे देगा आपको। अरे भाई, वो खुद तो सारा काम कर नहीं पाएगा। हाँ, एक ही तो इंसान है, 24 घंटा मिलता है, खुद सारा काम नहीं कर सकते, तभी तो लोगों को हायर करना पड़ता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के हायर नहीं करेगा, ऐसा कर ही नहीं सकता। ऊपर से वोट बैंक है, नौकरी देने से वोट मिलेगा। हाँ सर, क्या बोलते हो? नौकरी देने से वोट मिलता है कि नहीं मिलता? यस, ऐसा मुद्दा भी था है ना, हमेशा ये मुद्दा भारत में हमेशा रहा है। ठीक है, नौकरी दे दो, वोट ले लो। স্যার অনেক কিছু দিতে হয় মাঝে মাঝে স্যার। हाँ, वो अलग बात। वो अलग बात। मैं आपको बस सिंपल बोल रहा हूँ कि अगर मानो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अगर मैं बात करूँ, 10 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ की यूथ है, ठीक है, 4 करोड़ का 65%, तो 6 करोड़ का यूथ है। 10 करोड़ में से 6 करोड़ यूथ है वेस्ट बंगाल में। 65%, इंडिया का हाईएस्ट यूथ परसेंटेज वेस्ट बंगाल का है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। 10 करोड़ की आबादी में 65% यूथ है। जस्ट इमेजिन कि 6 करोड़ यूथ को अगर जॉब दे दिया जाए, ममता दीदी तो जिंदगी भर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बने रहेगा। चलो 6 करोड़ को मत दो यार, 6 करोड़ को देना पॉसिबल नहीं है। आप एक काम करो, आप 2 करोड़ को, 1 करोड़ को दे दो। अरे 1 करोड़ भी जरूरी नहीं है, 10 लाख जॉब दे दो, 10 लाख, 10 करोड़ में 10 लाख जॉब दे दो। हाँ सर, কোনোদিনই সম্ভব না সেটা। आप समझ रहे हो सर पॉइंट? आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट 10 लाख जॉब क्रिएट कर दे। आप बैलेंस को समझो, प्रॉब्लम कहाँ है। तो जैसे ये गवर्नमेंट सर, जैसे ये जब फार्म बिल आ रहा था, ये फार्म बिल मतलब समझते हो, ये किसानों के लिए एक बिल आया था ना सर, जो विवाद हुआ बहुत, जानते होंगे आप लोग। अभी भी विवाद चल रहा है, अभी भी कंट्रोवर्सी है, अभी भी उसको लेके हरियाणा बॉर्डर में धरना में बैठे हुए हैं। इंटरनेट कट हो गया वहाँ का, इसलिए खबर नहीं आता। तो तो पूरा देश में चालू हो जाएगा ना। तो एक जन से वहाँ पर भी मेरे किसी के साथ विवाद हो रहा था कि वो बोल रहा था कि ये सरकार सही कर रहा है, किसानों को प्रॉब्लम में डालेगा। अच्छा, अगर किसानों को प्रॉब्लम में डालेगा तो फिर गवर्नमेंट को वोट मिलेगा? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस या टीएमसी, आप बात को समझो, सबसे बड़ा वोट बैंक किसान है कि नहीं है? दिल पे हाथ रख के बोलो। यस सर। भारत में सबसे ज्यादा लोग क्या करता है? खेती करता है, कोई भी इंसान समझ सकता है। तो अगर मैं किसानों के पीछे बैम्बू करूंगा तो क्या किसान मुझे वोट देगा? नो। कॉमन सेंस। तो वो जो फार्म बिल था ना, इस फार्म बिल में थोड़ा बहुत चेंजेस में भी जरूरी हो सकता है, बट एक कॉमन सेंस में मैं आपको बताता हूं, अगर वो किसानों को बैम्बू देने के लिए बना था, तब तो बीजेपी गवर्नमेंट आज ही खत्म हो जाना चाहिए। किसान कभी नहीं वोट देगा फिर, क्योंकि किसान का संख्या बहुत है। पहला पॉइंट सर, पहला पॉइंट, मतलब आप फिर से अगर हो सके तो फार्म बिल के बारे में जानो समझो। दूसरा पॉइंट, और एक पॉइंट में मैंने बात किया था, मैं बोला था कि क्या सरकार का काम कि चावल कितने में बिकना चाहिए, दाल कितने में बिकना चाहिए, ये सरकार का काम है क्या? चावल आटा का धंधा सरकार करेगा? नो सर। सरकार का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। उसको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि चावल का दाम कितना होना चाहिए, आटा का दाम कितना होना चाहिए। मार्केट का चीजों को मार्केट में छोड़ देना चाहिए। मार्केट मतलब समझते हो ना, बाजार। बाजार अपने आप को मेंटेन कर लेता है, बाजार अपने आप को ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेता है। पब्लिक को पता होता है, सिंपल इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई इक्वेशन। हम खरीदेंगे नहीं, आप बेचोगे किसको? हम बेचेंगे नहीं, आप खरीदेगा कौन? सिंपल बात है ना। हम बेचेंगे नहीं, खरीदेगा कौन? हम खरीदेंगे नहीं, बेचेगा कौन? मार्केट है, ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा दाम पे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट अपनी मर्जी से कुछ भी दाम लगा देगा।
पब्लिक भी है ना, जो कंज्यूमर है वो मेंटेन कर लेगा। तो कुछ चीजों को छोड़ के ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज में सर पाबंदी हटा दो, जरूरी है किसी किसी चीज में पाबंदी रखना एज पर दी नीड, वो बहुत गहरा डिस्कशन हो जाएगा। बट सिंपल बात है सर, मार्केट के हालत में छोड़ देने से ना लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट होगा। इसीलिए ये पॉलिसी लाया गया था, बट इसको लेके विवाद चल रहा है। बट फिर भी मेरा पूरा भरोसा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक खराब करना नहीं चाहेगा। मतलब कोई भी बिल हो, एक्ट हो, पॉलिसीज हो, बिल एक्ट क्या होता है, पॉलिसीज होता है ना। कोई भी पॉलिसीज लाने के टाइम पे उसके दिमाग में वोट बैंक जरूर काम करता है कि मुझे मैक्सिमम वोट बैंक रेडी करना है कि ताकि मैं और 10 साल भारत का सत्ता संभालूं, बंगाल का सत्ता संभालूं। उसको वोट बैंक का राजनीति करना होता है। आप खुश कर पाओगे तो आपको वोट देगा, किसी के पीछे बैम्बू करके थोड़ी ना वोट मिलता है, और वो भी अगर मैक्सिमम परसेंटेज वोट बैंक हो तो। क्या सर लॉजिकल बात कर लिया क्या? हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो बोला सही बोला, दैट इज नॉट माई पॉइंट। और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो आप लोगों को अभी बताया आपको एकदम आंख बंद करके समझ लेना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सोचो, मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग मेरा बात समझे सर? हाँ सर। ठीक है, यस आप लोग अपना थॉट प्रोसेस को समझो। कोई कुछ भी बोल दे, आंख बंद करके कान खोल के सुन लोगे क्या? आंख बंद कर दिया, कान खोल के सुन लिया, अरे मेरा पापा बोल रहा था, पता है मेरा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोला था सर, प्रॉफिट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है रे। ये सरकार छोटा छोटा किसानों को भी यस सर कॉन्ट्रैक्ट होता फार्मिंग है में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है। तुम लोग के सर, बिहार में ही होता है, तुम लोग के यस सर बिहार में ही मेरे होता सारे है। वो भी करते हैं। हाँ, तुम लोग के बिहार में बहुत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, बहुत ज्यादा। यस सर, लेकिन वो सिर्फ पतंजलि थोड़ा, के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर। हाँ एग्जैक्टली, पतंजलि है, बिग बाजार है, बिग बास्केट है, मुझे पता है बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। ज्यादातर केस में जो बड़ा किसान है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करता है, लेकिन छोटा छोटा किसान को उनका उतना पता नहीं है, दे आर नॉट वेरी एडुकेटेड। सो उनको क्या होता है कि चिंता हो जाता है कि मैं कैसे करूं, तो वो मुश्किल में पड़ जाता है। बट हमारे देश में जो टोटल फार्मर्स है, हमारा देश का जो टोटल फार्मर्स परसेंटेज है, उसमें सर 80% मार्जिनल किसान, मतलब गरीब टाइप का, और 20% जो फार्मर्स है वो रिच है, ठीक है, लार्ज किसान। अब इन्हीं को मेनली आपत्ति है, बिकॉज अगर ये मतलब जो लिबरलाइजेशन है ना एक तरह का, ये जो फार्म बिल रिसेंटली पास हो रहा है, ये फार्म बिल खेती बाड़ी में लिबरलाइजेशन, खेती बाड़ी में प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, इवन ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो, कि आप अपना प्रोडक्ट अगर फॉरेन में बेच के ज्यादा पैसा पा सकते हो, आप कर सकते हो। उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग थोड़ा बहुत रहेगा, बट अगर मानो कि आपको साउथ अफ्रीका से चावल का प्राइस ज्यादा मिलेगा, आप वहां बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार आपको हेल्प करेगा। बट हाँ, कंट्रोलिंग रख के, इसका मतलब ये नहीं कि भारत में चावल का डिमांड बढ़ा के आप साउथ अफ्रीका में चावल बेचोगे, नॉट लाइक दैट। उसका कंट्रोलिंग गवर्नमेंट रखेगा, वो फार्म बिल में रखा बोला गया है। कभी क्राइसिस नहीं क्रिएट करेगा देश के अंदर कि ज्यादा दाम मिल रहा है बोल के आप कुछ भी करोगे, नॉट लाइक दैट। बट ये देखो, आज नहीं तो कल ये होने वाला है। आज क्या हो रहा है ना कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, बिकॉज खेती में प्रॉफिट नहीं है, खेती में लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन बिना खेती का इंसान जी सकता है क्या? विदाउट फार्मिंग, विदाउट एग्रीकल्चर, क्या नो सर, सिविलाइजेशन जी सकता है? हाँ सर, कौन सा सिविलाइजेशन आज नो तक सर, दुनिया में बना है? नॉट पॉसिबल सर। अब आप हम जैसे लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? और ये दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता जैसे लोग का कैसे सर्वाइव करेगा सर? पत्थर खाएगा क्या? अरे बिल्डिंग का रॉड तोड़ तोड़ के उसको कबाब बना के खाना पड़ेगा फिर। हाँ, और बिल्डिंग का जो सीमेंट है उसको बिरयानी समझ के खाना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, किसानों का अगर थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा हो जाए देश के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे मोरारजी देसाई का जन्मदिन क्या सर, 2 अक्टूबर को, गांधी जी का जन्मदिन के दिन ही, मोरारजी देसाई नहीं सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, जानते हो ना सर आप लोग लाल बहादुर शास्त्री को? यस सर। इनका एक बहुत फेमस नारा है सर, क्या नारा है उनका, बोलो? लाल बहादुर शास्त्री का फेमस नारा, जय जवान जय किसान। जय किसान। समझ रहे हो सर, ये नारा ऐसे ही नहीं बना था,
जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं ये सब स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ आप लोगों को 2 मिनट बिठा बिठा के पागल कर रहा हूँ आप लोगों को। सर मैं आज का फार्म बिल या एग्रीकल्चर बिल के बारे में जो बहुत बवाल मचा था जस्ट 2-3 मंथ्स बैक, मैं इसके पीछे आपको लिबरलाइजेशन का बात समझाना चाहा, ग्लोबलाइजेशन का बात समझाना चाहा, बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करना चाहा। तो बिजनेस को ग्रोथ अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में नहीं आया है, बट बाकी सेक्टर्स में 1990 मतलब 1990 मेरे जन्म के टाइम से बात कर रहा हूँ सर, उस टाइम पे ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गया था। ओके सर एक सर, क्वेश्चन। बोलो सर बोलो। सर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया सोशलिस्ट है, इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है, पर इंडिया जब डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी भी है, पर जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। नहीं सर, कैसे? इंडिया डेमोक्रेसी तो कैपिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा बात है सर। डेमोक्रेसी और कैपिटलाइजेशन तो सेम है। डेमोक्रेसी मतलब क्या? जनता जनार्दन जो सोचेगा वही होगा। इंडिया सोशलिज्म भी है, इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, इंडिया रिपब्लिक भी है। भारत एक समाजतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक एक देश है भारत। तो इसमें समाजतांत्रिक के कारण सरकार के पास कंट्रोलिंग रहेगा ड्यू टू सोशलिज्म कॉन्सेप्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में पढ़ा रहा था आप लोगों को लास्ट दिन, ठीक है। भारत सोशलिज्म भी फॉलो करता है, भारत डेमोक्रेसी भी फॉलो करता है। ये लास्ट दिन का कॉन्स्टिट्यूशन का सीएस का स्पेशल क्लास था। डेमोक्रेटिक, सोशलिज्म एंड रिपब्लिक ऑल्सो, इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको समझा रहा था। सोशलिज्म में क्या होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, आप अपने मन मर्जी कुछ भी बेचोगे क्या? कोई ड्रग्स का धंधा चालू कर लेगा, कोई बंदूक बेचेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। सोशलिज्म के कारण कंट्रोलिंग रहेगा सरकार के हाथ में, पावर जो बोलेगा वो होगा। डेमोक्रेसी के कारण पब्लिक के हाथ में भी पावर आ जाएगा। रिपब्लिक के कारण पीपल्स का पार्टी रहेगा, मतलब द पीपल ऑफ आवर कंट्री, उनके पास बहुत ज्यादा पावर रहेगा। तो ये डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट थोड़ा बहुत अंतर है जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में समझाया सर। दिस इज नॉट अगेंस्ट। ओके चलो सर, आप लोगों के मन में बहुत सवाल पैदा हो रहा है, सवाल का जवाब देंगे। बट आज आप लोगों को मैं थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। बिजनेस ग्रोथ के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में आज हिस्ट्री में बात होगा सर। बचपन में इतिहास अगर अच्छा लगे ना लगे फर्क नहीं पड़ता, आज अच्छा लगेगा सर, गारंटी देता हूँ आप लोगों को, आज इतिहास अच्छा लगेगा। सर आप लोगों को इतिहास अच्छा लगता था, हिस्ट्री? सच बताना। नो सर। नो सर? कोई येस है क्या? हिस्ट्री अच्छा लगता था, येस? एनीवन? नो सर। नो सर? सब नो के साइड में माझ्या क्यों? म्हणजे सुनते भालो लागतं, माझ्या हाँ, सुनते भालो लागतं, पढ़ते भालो लागतं ना। सुनने में अच्छा लगता था, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, ये कैसा बात हुआ? ये कोई उड़के देवाचा इतिहास का म्हणतात विच्ची जवाहरला। हिस्ट्री में सभी कोई नो हो सर, कोई येस में टिक नहीं मारोगे। স্যার এমনি শুনতে ভালো লাগতো গল্প। सुनते ভালো लगतो, ये क्या बात हो হ্যাঁ। गया? सुन, हाँ हिस्ट्री सर जो আমার चीज, favorite। हाँ সবার बोल। একই বস্তু হচ্ছে, শুনতে ভালো লাগতো কিন্তু नहीं, পড়তে किसी ভালো का লাগতো फेवरेट बोल रहा है, कोई एक बोल रहा है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आदृति। यस। चलो सर, किसी का तो फेवरेट था, वेरी गुड सर, आई एम वेरी हैप्पी। सर हिस्ट्री जानो, सर हिस्ट्री जानो, बिजनेस का हिस्ट्री जानो आज। सर आज मैं आपके साथ एंशियंट इंडिया का बात करूंगा, इंडिया अंडर द ब्रिटिश, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा सर स्पेक्ट्री ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, स्कोप के बारे में, इम्पैक्ट के बारे में, और उसके बाद एलपीजी, एंड देन करेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म, आईएफडीआई, एफआईआईएस, ओएफडीआई, सब बात आगे आगे करेंगे सर कि करेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में क्या चल रहा है हमारे देश में, कि आपका फ्यूचर यहाँ पर तय हो रहा है सर। आपका फ्यूचर किधर जाएगा आपको पता चलेगा सर, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा इतिहास को भी देखो, गोल्डन टाइम्स को भी तो देखो, हाँ, सोने की चिड़िया की भी तो देख लो एक बार। चलो सर, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक खास चीज रेडी रखा सब दिखाने के लिए। आई डोंट नो, आप लोगों को पता भी हो सकता है, ना भी पता हो सकता है, बट सर ये आज का भारत है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है इंडिया का मैप? यस। दिस इज टुडेज इंडिया। ये रहा भारत का मैप, उसमें भी चील की तरह कोई 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 पार्ट खा के रखा है। हाँ सर, इस पार्ट के अंदर भी विवाद बना के रखा है, पाकिस्तान, हाँ, उधर से चाइना, इधर इसके अंदर भी चील की तरह चील करता है ना, इधर से कुछ खाता है उधर से कुछ खाता है, वैसा करके रखा है।
फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ। ये भारत का आउटलाइन आपके सामने मैंने, जो लैंड मास है उसका आउटलाइन मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाया। दिस इज आज का भारत, ये मॉडर्न भारत का स्केच है। वेट करो सर, बहुत कुछ बात होने वाला है, बहुत अच्छा अच्छा डेटा आज आपके साथ मुझे शेयर करने को मिलेगा। सर अभी मैं आपको लेके जाऊंगा वो भारत, कौन सा भारत सर? ये मौर्यन डिनेस्टी। मौर्य डिनेस्टी जानते हो ना? जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 265 साल पहले। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? यस सर। यस हाँ? मतलब ऑलमोस्ट आप ऐसे बोल सकते हो 300 BC चंद्रगुप्त मौर्य एंड सम्राट अशोका, जिसके नाम पे भारत में अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, हाँ, उन्हीं के टाइम पे वन इंडिया कॉन्सेप्ट भारत में पहली बार बना था। वन इंडिया मतलब एक्चुअली भारत ना अलग अलग राजाओं का देश हुआ करता था, ठीक है? तो सम्राट अशोका ने पूरा भारत को एक किया था, किसी को सभी को समझा था, सभी को समझाया था, अपने अंदर लिया था, किसी के ऊपर राज करने का बात नहीं किया था। किसी के ऊपर राज करके डोमिनेशन के साथ ना अब कभी भी ना किसी इतना बड़ा देश नहीं ले सकते। मौर्यन डिनेस्टी में भारत का जो बॉर्डर हुआ करता था, फ्रॉम म्यांमार के बॉर्डर से लेके ईरान के बॉर्डर तक, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, फ्रॉम म्यांमार टू ईरान, दिस ये आज का पाकिस्तान है सर, ये आज का पाकिस्तान है, देख रहे हो ना? ये रहा, ये आज का पाकिस्तान, और इधर आपका ये रहा आज का अफगानिस्तान। ये मेन पार्ट ऑफ इंडिया था, कोई साफ पार्ट वगैरह नहीं, एकदम मेन पार्ट। गांधारा हुआ करता था सर, पुरुषपू या पेशवार, जो आज का पाकिस्तान का एरिया है, पेशवार। और उन दिनों जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, आज आप लोग ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड करते हो ना, हार्वर्ड बोलते हो, ऑक्सफोर्ड का नाम लेते हो, कोलंबिया का नाम लेते हो, हाँ, तब दुनिया क्या नाम लेता था? तक्षशिला। तक्षशिला। तब दुनिया बोलता था भाई तक्षशिला में नहीं पढ़े तो जिंदगी बेकार, अगर आप तक्षशिला में नहीं पढ़ाई किए तो जिंदगी बेकार। मतलब जो तक्षशिला में पढ़ लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया। चाइना से, इंग्लैंड से, यूएसए से, हर जगह से आता था लोग। यूएसए लोग आता नहीं पता, बट यूरोपियन नेशन से तो लोग आता था, ये मैं श्योर हूँ। चाइना का लोग आते थे, ईस्टर्न पार्ट्स एंड वेस्टर्न पार्ट्स में यूरोप। एक्चुअली यूएस तब बहुत दूर हुआ करता था, बिकॉज बीच में अटलांटिक ओशियन बहुत बड़ा था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये इंडिया का वो गोल्डन पीरियड है, ये इंडिया का वो गोल्डन पीरियड है जिस गोल्डन पीरियड में आपको भारत को क्या कहा जाता था? गोल्डन वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस दौरान क्या बिजनेस पॉलिसी लिया जाता था? एक कंट्री इतना समृद्ध बना है, इतना प्रॉस्परस बना है, हाँ, एक नेशन इतना प्रॉस्परस क्या ऐसे ही बन जाएगा सर? हाँ, कुछ तो रीजन होगा प्रॉस्परस नेशंस बनने के पीछे, कुछ तो पॉलिसीज होगा। क्या रे, क्या लगता है आप लोगों को? कुछ तो रीजन होगा। हाँ सर, क्या बोलते हैं? बिजनेस। ऑब्वियसली बिजनेस एक बहुत बड़ा बात है सर, ठीक है? बिजनेस का जो भी बात आप कर रहे हो वो बहुत बड़ा रीजन है। तो चलो मैं आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। अच्छा, एंशिएंट इंडिया का मैप आपने देखा, अभी आप लोग ब्रिटिश मैप भी एक बार देख लो, तो फिर मैं आपको आगे पूरा किताबी बात ही बताऊंगा। ये देखो सर, ये ब्रिटिश के टाइम का है। उस टाइम पे थोड़ा सा ये पाकिस्तान आज का है, ठीक है, पाकिस्तान रीजन है। अफगानिस्तान को ब्रिटिश नहीं ले पाया था, अफगानिस्तान में ब्रिटिश का पावर नहीं था, तो ये अफगानिस्तान छूट गया था। और ईरान का कुछ एरिया, पूरा ईरान नहीं, जो आज का ईरान है उसका कुछ एरिया भारत का पार्ट था, जो आपको दिखाई दे रहा था, ये नहीं था, तो ये वाला पार्ट हट गया। ओके, लेकिन ब्रिटिश जो पार्ट येलो देख रहे हो, इसमें ब्रिटिश का कंप्लीट कंट्रोलिंग हुआ करता था। और जो पिंक पार्ट है ये प्रिंसली स्टेट था, जो सारा का सारा राजाएं जो होते थे वो ब्रिटिश का चमचा बन गया था, ठीक है? उनको बोला गया था, जैसे जम्मू कश्मीर जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि यहाँ पर जूनागढ़ वगैरह, बलूचिस्तान स्टेट्स, ये सब, राजस्थान, राजपूताना, गुजरात में बहुत सारा राजाओं का राजा था, ये ब्रिटिश का चमचा बन गया था। मतलब कंट्रोलिंग उनका था, बट ब्रिटिश को बहुत पैसा देना पड़ता था। तो ये था प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन इन सिंपल अगर कहा जाए, बिफोर 1947 ये भारत का मैप हुआ करता था। अब आगे देखो, ये रहा आज का भारत, ठीक है? आज कोई प्रिंसली स्टेट वगैरह नहीं है,
सब ठीक ठाक करके सुलझ गया, एडमिनिस्ट्रेशन में मैटर इधर हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट भारत से अलग हो गया, ऑलमोस्ट इतना बड़ा पार्ट सर, दिखाई दे रहा है। और यहाँ से एक पार्ट हमसे अलग हो गया, और यहाँ से ये एक पार्ट अलग हो गया, और यहाँ पर भी अलग, मतलब ये क्लेम कर रहा है, मतलब गंडोगोल करके रखा है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, ये दो पार्ट डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। देखो सर, करंट भारत का एडमिनिस्ट्रेशन मैप देख रहे हो आप लोग? हाँ, क्या गोल्डन एरा लग रहा है क्या? नो सर। समझ में आ रहा है सर? तो एरा बनाना पड़ेगा फिर से। 47 के बाद कितना टाइम बीता है सर? 2021, 77 ऑलमोस्ट। चलो सर देखते हैं कि ऐसा क्या उस जमाने में था जो आज नहीं है, और क्या करने से फिर से वो वाला भारत बन जाएगा। तो यही मेन टारगेट है ये चैप्टर पढ़ने के पीछे, यही मेन टारगेट है सर। अच्छा, ये टारगेट फुलफिल तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ मॉडर्न बात करते हैं। चलो, तब से इतिहास में बात तो करेंगे, फिर से बात करेंगे सर। तो बिजनेस पॉलिसीज क्या होता है थोड़ा समझते हैं सर। सर रमन, ये एक एग्जाम्पल्स है, केस स्टडी, मतलब एग्जाम्पल बनाया गया है। रमन वॉज ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड ही डेवलप्ड एन ऐप बेस्ड सोल्यूशन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स। गजब बात है सर, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ऐप बेस्ड सोल्यूशन। अली, एक तरफ है रमन, एक तरफ है अली। अली हिज फ्रेंड वॉज ए सीए रैंक होल्डर, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में रैंकिंग किया है, या सीएस में रैंक किया है, जो भी समझो आप, या सीएमए में। अली हैड 3 ऑफर्स फ्रॉम 2 बिग ऑडिट फर्म्स। अली जो है, इसको 3 बिग ऑडिट फर्म से जॉब ऑफर मिला है। से फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी, ईएनवाई, ऐसे कोई भी बिग ऑडिट फर्म से इसको जॉब ऑफर आ रहा है। किसको सर? रमन को या अली को? अली को। अली को, थैंक यू सर। रमन अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। रमन को क्या पता है? ये कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, इसको क्या पता है? टेक्नोलॉजी पता है, जिसको एक ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ऐप बेस्ड सॉल्यूशंस मिला है। बट ही डज नॉट नो फाइनेंस। बट रमन को नहीं पता कि बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंस कैसे मिलेगा, बिजनेस का लॉ कैसे चलता है, सरकार का पॉलिसी कैसे बनता है, जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज होते हैं वो कैसे बनता है। ये किसको नहीं पता? ये रमन को नहीं पता। पता होगा क्या रमन को? नो सर। नहीं सर। ऑन द अदर हैंड, अली हैज नो एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी। अली को टेक्नोलॉजी के बारे में, हाँ सर, नील बट्टा सन्नाटा। हाँ सर, नील बट्टा क्या है? सन्नाटा, मतलब समझते हो आप लोग नील बट्टा सन्नाटा? कुछ भी नहीं मालूम। कुछ भी नहीं मालूम। एक मूवी है इसके ऊपर, देखा क्या आप लोगों ने? नील बट्टे सन्नाटे या नील बट्टा सन्नाटा, ऐसा ही कुछ है, देखे हो क्या? बहुत अच्छा मूवी है सर, देखना, हिंदी मूवी है। एक्ट्रेस कौन है उसका? एक्ट्रेस का नाम भूल जा रहा हूँ, अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छा मूवी है सर। तो अली हैज नो एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी बट ही अंडरस्टैंड पेटेंट लॉ। अली, अच्छा सॉरी, इसको फाइनेंस लॉ नहीं पता। ऑन द अदर हैंड, अली हैज नो एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी बट ही अंडरस्टैंड पेटेंट लॉ। पेटेंट लॉ समझते हो? मतलब अगर आप आज कोई ऐप बनाते हो तो उस ऐप में आपका पेटेंट बन जाता है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब उस टेक्नोलॉजी को यूज करने का हक आपको हो जाता है, ठीक है, उस नाम पे आपका अधिकार आ जाता है। जैसे मानो आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल कंपनी में से एक है गूगल, कल आप भी एक ऐसा सर्च इंजन बना दिया और उसका भी नाम रख दिया गूगल, होगा क्या? नहीं सर। नॉट पॉसिबल। आप गूगल नाम नहीं रख सकते, इवन इसके आसपास का नाम भी नहीं रख सकते अगर वो सिमिलर साउंड करे तो। अगर सिमिलर साउंड भी करे ऐसा नाम भी नहीं रख पाओगे, तो इसलिए आपको पेटेंट, कॉपीराइट ये सब करना पड़ता है। तो जो इनके पास है, ठीक है, तो ये पेटेंट कैसे बनेगा, कॉपीराइट कैसे बनेगा? नहीं तो क्या करेगा ना, लोग डुप्लीकेसी कर लेगा और मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे देगा। जैसे रिसेंटली एक ऐसा केस हुआ है JBL का। JBL जानते हो सर? यस सर। क्या है JBL? सर ईयरफोन, स्पीकर ये सब बना है। ये JBL, इसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है मार्केट में। बहुत ज्यादा है, हर जगह मिलता है।
हाँ बोलो। बहुत ज्यादा है सर, हर जगह मिलता है, ओरिजिनल से ज्यादा डुप्लीकेट ही बिकता है। यस, ये JBL का डुप्लीकेट मार्केट में भर गया है, ठीक है। इसका डुप्लीकेट मार्केट में इतना भर गया है कि JBL का जो ओनर है, उन लोगों ने ये करवाया, रेड करवाया। कुछ ही दिन पहले का बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। ये JBL जो है, ये कुछ ही दिन पहले का बात कर रहा हूँ। इसमें उसने रेड करवाया पुलिस से, ठीक है। और जहाँ जहाँ डुप्लीकेट JBL बिकता था, वो डुप्लीकेट JBL का जो जो बेसिकली ओनर लोग थे, उनको पकड़ा गया। और बाद में उन लोगों ने एक डिस्क्लोजर भी निकाला कि भाई क्या देखने से आपको JBL का ओरिजिनल समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों में बता दिया, मैंने न्यूज़ पढ़ा था इसलिए आपको बताया। तो बेसिकली डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो निकल जाते हैं, बट आप समझ ही रहे हो कि ये पेटेंट लॉ रहने से, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, मतलब इस प्रॉपर्टी में मेरा इंटेलेक्चुअलिटी है, मतलब जो बुद्धि से बनाया जाता है ना, वो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो चीज़ दिखता नहीं है, कोई लैंड नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका ब्रेन होता है। हाँ सर, आप समझ रहे हो ना बात। अगर आपको कुछ बनाना आता हो तो वो आपका इंटेलेक्चुअल है, और उसी प्रॉपर्टी से आप दुनिया जीतते हो, लाखों करोड़ों कमाते हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर आ जाता है, इसको IPR बोलते हैं। जीएसटी सरकार को टैक्स पे करना है, GST फॉर्मेलिटीज, जो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही पॉपुलर भी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स बिल्ड करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपका कंपनी प्रॉपर्टी मेंटेन हो रहा है, उसका गवर्नेंस ठीक ठाक से चल रहा है, जो भी कंपनी लॉ का रूल्स रेगुलेशन है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब किसको पता है सर? रमन को पता है कि आली को पता है? अली को। आली को पता है। आली अंडरस्टैंड द कॉमर्शियल पॉसिबिलिटीज ऑफ रमन इनोवेशन। रमन क्या है? इनोवेटिव इंसान है, साइंस ग्रेजुएट है, बना लिया ऐप ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए। जो आप सोचो, बहुत इनोवेटिव आइडिया है। ब्लाइंड स्टूडेंट्स का ऐप, मतलब कुछ तो अलग बात होंगे। मतलब ऐसे तो टेक्नोलॉजी है, ऊपर से और टेक्नोलॉजी। ऐप तो है ही, ऐप तो है ही, साथ में टेक्नोलॉजी। ऐसे आप लोगों को पता है ऐप वगैरह बनाना कैसे होता है? मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है सर ऐप बनाने का। ये मेरा जो वेबसाइट वगैरह है, मैं थोड़ा बहुत खुद ही मेंटेन कर लेता हूँ। ऐसे मैं तो टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ नहीं, बट मुझे थोड़ा शौक लगता है, जब भी मुझे मन करता है मैं सीखता हूँ। तो जैसे ये मेरा वेबसाइट वगैरह है ना सर, ये गूगल क्लाउड में मेंटेन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा दिखा सकता हूँ 2 मिनट के लिए। गूगल क्लाउड टेक्नोलॉजी देखी, जानते हो सर आप लोग? गूगल क्लाउड, जो गूगल का सर्वर वगैरह होता है ना, उसको गूगल क्लाउड बोलते हैं। और ये बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है आज के डेट में। नॉट जस्ट गूगल क्लाउड, अमेजन का वेब सर्विस हुआ करता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक है सर, उसका नाम भूल जा रहा हूँ अभी, आप लोगों को याद है तो बोल सकते हो। तो ये गूगल क्लाउड में सर ऐप बनाने का कॉन्सेप्ट बना जाता है, ठीक है। मैं आपको बस एक बार दिखाता हूँ कैसे होता है। ये सब सीखना पड़ता है, जो लोग ऐप वगैरह बनाते हैं ना, कोडिंग वगैरह जानने के बाद आप ऐप इंजन वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये मेरा वेबसाइट जो चल रहा है ना, कॉमर्स अड्डा के नाम पे ये वेबसाइट चल रहा है सर, ठीक है। कंप्यूट इंजन पे मेरा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा बिलिंग वगैरह आ रहा है। जस्ट मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ऐप इंजन बनता है। मैं तो बस एक बेसिक वेबसाइट मेंटेन कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मैं जस्ट नीचे जाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ऐप इंजन कहाँ दिखा, कहाँ दिखा, कहाँ दिखा, दिखाई दे रहा है क्या? AI प्लेटफॉर्म, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहीं पर सब कुछ होता है सर। डिप्लॉयमेंट मैनेजर, बहुत कुछ है। ये सब सीखने से आप लोग मतलब एकदम टॉप लेवल ऐप बिल्ड कर सकते हो। जो मार्केट में करते हैं ना सर, वो यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। API एंड सर्विस वगैरह बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी जिनको पता है, जैसे किसको पता होगा ऐसा टेक्नोलॉजी का नॉलेज? आली को होगा कि रमन को होगा? रमन को। रमन को होगा। रमन को। समझ रहे हैं ना सर? तो बेसिक बातें हैं कि किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है। तो लेकिन क्या एक बिजनेस बनने के लिए दोनों का जरूरत है कि क्या एक का जरूरत है? दोनों का। दोनों का। आली इनोवेट कर लेगा, सॉरी रमन इनोवेट कर लेगा, बट आली को पता है इसका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट। दे फॉर्म अ टीम टू पिच फॉर अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट। पिच समझते हो आप लोग? पिच क्या होता है? ये हर साल IIM में होता है, आजकल CA इंस्टीट्यूट में भी होता है सर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ऐसा स्टार्ट किया है सर, इनोवेटिव आइडिया, कि अगर आपके पास बिजनेस इनोवेशन है तो गवर्नमेंट आपको फंड करेगा, करोड़ों का फंड भी दे सकता है अगर आपके प्रोजेक्ट में दम हो तो, ठीक है। तो आपका टीम जो रहेगा वो क्या करेगा? सामने इन्वेस्टर का टीम रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अगर आपके बिजनेस में दम है,
आप अगर चार्टर्ड स्टूडेंट हो, अगर आप IIM अहमदाबाद में MBA स्टूडेंट्स हो, ठीक है, IIT में पढ़ते हो, तो आपके सामने वेंचर कैपिटलिस्ट खुद भी चल के आता है और आपको भी प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है। कॉलेज लेवल में आप लोगों को प्रोजेक्ट करना पड़ता है ना। एक्चुअली आप लोग क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करके जमा कर देते हो, बट आपको पता है रियलिटी में ये सब प्रोजेक्ट का क्या वैल्यूएशन होता है? हाँ, बहुत वैल्यूएशन होता है सर, तभी तो फंडिंग मिलता है। ये आजकल जितना कंपनी बनता है, ठीक है, जैसे लिसियस, ओयो रूम, ठीक है, पेटीएम, इनको भी इसी तरह का फंडिंग मिला है, ठीक है, तभी जाके आज ये वर्ल्ड क्लास कंपनी बना है, ऐसे नहीं बन गया सर। समझ रहे हैं सर कैसे मिल जाता है? आइडिया है, अगर आप चार्टर्ड में हो, MBA में हो, IIT में हो, तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलता है। मैं आपको इसलिए बोला, इसको इंक्यूबेशन सेंटर CA का एक बना है सर, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट का इंक्यूबेशन सेंटर। IIM IIT में पहले भी था, बट CA में तो आजकल ये बहुत ज़्यादा बना जा रहा है सर। सुना हो कि सर CMA इंस्टीट्यूट भी आजकल इस मैटर में बहुत इंटरेस्ट रख रहा है। तो लीगल प्रोसेस, टैक्स पॉलिसीज, बिजनेस रिस्ट्रिक्शन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एनी नेशन follows from government policies. Naturally, government policies are sine qua non for all spheres of the economy. Sine qua non मतलब सभी के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेगा, दिस इज फॉर ऑल। ये लैटिन वर्ड है सीने क्वा नॉन, ओके, ये लॉ का लैंग्वेज है, लिखना पड़ता है। नॉट ओनली द बिजनेस स्टार्टअप्स बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक रमन एंड अली, बट also the large scale enterprises and multinational corporations are impacted by government policies. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज बताता हूँ। बांग्लादेश का एक स्टेट पॉलिसी है कि बांग्लादेश, क्योंकि सर इकोनॉमिकली बहुत डेवलप तो नहीं है, वी ऑल नो, डेवलपिंग में आते हैं, तो बांग्लादेश ने कुछ डिसीजंस लिया अपने कंट्री के इकोनॉमी के लिए कि मैं बांग्लादेश जो लग्जरी कार्स वगैरह होता है, ठीक है, या फिर नॉर्मल जो कार होता है, वो जो एकदम जो फैक्ट्री से निकलते हैं, वो शायद उनको लेना मुश्किल हो जाए, तो उन्होंने इस पॉलिसी लिया, इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड फॉरेन कार्स इज अलाउड। ये बांग्लादेश ने रखा है। Toyota steers this policy to their favor. Second-hand Toyota cars are sold in numbers through Toyota-approved dealers in Dhaka. Refurbished cars collected from buyback scheme are sold in Dhaka market. Toyota manages several service stations in the cities of Dhaka, Chittagong, Rajshahi to provide after-sale service. ये बांग्लादेश का बात बताया मैं आपको। But on the contrary, इंडिया का पॉलिसी देखो। India as a government policy, no foreign car manufacturers are allowed to sell imported cars here. They need to form a wholly owned Indian subsidiary. उनको इंडिया का एक सब्सिडरी कंपनी बनाना पड़ेगा, और टू बी ए पार्ट ऑफ जॉइंट वेंचर, या फिर आपको किसी के साथ जॉइंट वेंचर में आना पड़ेगा। जैसे इंडिया में टोयोटा किसके साथ है? टोयोटा मैन्युफैक्चर कार्स इन इंडिया एज ए जॉइंट वेंचर विद किर्लोस्कर मोटर। सुजुकी का भी सेम कॉन्सेप्ट है। सुजुकी इंडिया में डायरेक्ट कार नहीं बना पाता है, क्या करता है सर? वो मारुति के साथ टाई अप करके जॉइंट वेंचर में काम करते हैं। तो एक तरफ बांग्लादेश का स्टेट पॉलिसी जो उनके इकोनॉमी का सिस्टम है, एक तरफ भारत का इकोनॉमिक पॉलिसी जो भारत का इकोनॉमिक सिस्टम है। कौन बेहतर कौन नहीं, वो आपको समय के साथ इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस का नॉलेज जितना बिल्डअप करोगे समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि बांग्लादेश ज़्यादा अच्छा कर रहा है, भारत नहीं कर रहा है, ऐसा कहना अभी अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, इन फ्यूचर में बात करेंगे कभी, ठीक है, आप लोग थोड़ा और मैच्योर हो जाओ, आपसे बातें होंगे। लेकिन आप चाहो तो खुद का रिसर्च चालू कर सकते हो कि व्हिच पॉलिसी इज बेटर फॉर व्हिच कंट्री एंड फॉर व्हाई। ये सब प्रोजेक्ट होता है सर, कि जब इंडिया भी सोचा था 1980s के टाइम पे, जब भारत ने पहली बार मारुति 800 बनाया था, पीपल्स कार, जानते हो ना सर, एम्बेसडर रीचो का हुआ करता था। एम्बेसडर जो होता है ना सर, दैट इज फॉर रिच पीपल, आम आदमी के बात नहीं था सर। बट मारुति सुजुकी, ठीक है, ये पहले बात हुआ था वोक्सवागन के साथ, उसके बाद वोक्सवागन ने साथ किसी तरह से टूट गया। टोयोटा बहुत महंगा बोल रहा था, तो सुजुकी तब जापान में नया था, तो सुजुकी बोला ठीक है हम आएंगे। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम मोस्ट प्रॉब्ली मोरारजी देसाई का सरकार था, मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने 1980s के टाइम पे जनता दल का सरकार, इतना पता है, मतलब ये बीजेपी का जो पहला, इससे पहले का जो विंग था उसको जनता दल बोलता था, जनता दल का गवर्नमेंट, उन्होंने ये मारुति सुजुकी उस टाइम पे था। इससे पहले संजय गांधी, एक्चुअली प्रोजेक्ट था संजय गांधी का कांग्रेस के टाइम पे, संजय गांधी अप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है, बट बाद में जनता दल का सरकार मारुति सुजुकी को लाया और ऑल्टो बनाया। ऑल्टो नहीं, सॉरी 800 सॉरी ऑल्टो बोल दिया, 800 मारुति 800, जानते हो ना सर मारुति 800 आप लोग? यस सर। तो इनका पॉलिसी था कि भारत में कार बनेगा। तो भारत में कार बनेगा या भारत
सेकेंड हैंड कार दूसरे जगह से ले लेगा, ये अपना अपना बातें हैं सर, ठीक है। बट विच पॉलिसी इज बेस्ड फॉर विच कंट्री, ये डिपेंड करता है। तो बिजनेस पॉलिसीज का एग्जाम्पल था ये कि कंट्री का, मैं आपको बोला ना, आपका फ्यूचर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे। जैसे यहाँ पर देखो, हेवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स वॉल्वो, नाम तो सुने होंगे सर, अरे वॉल्वो का नाम सुने होंगे नहीं? यस यस क्या बनाते हैं वॉल्वो? बस कार्स भी बनाते हैं, कार्स बस। वॉल्वो कार्स, बस, ट्रक सब बनाते हैं सर, ठीक है। कहाँ का कंपनी है बोले तो? स्वीडन का है सर, गुटेनबर्ग स्वीडन हेडक्वार्टर्स है इनका, ठीक है। और बहुत ही फेमस है ये वॉल्वो का टेक्नोलॉजी, है ना सर? वॉल्वो का टेक्नोलॉजी, हाँ बोलो। सर होंडा जो कंपनी है उसका तो हीरो के साथ था, बाद में शायद वो लोग टूट गया उनका यस जो था। वो यस होंडा यस, अकेला है ना? हाँ अभी होंडा अकेला है इंडिया में, बट अभी वो इंडिया में मतलब एक इंडियन कंपनी की तरह बिजनेस करता है, ठीक है। उसके लिए इतना दिन इंडिया में बिजनेस करना पड़ा। अभी होंडा का गाड़ी बिकता है तो इंडिया में, बट होंडा अभी इंडिया में खुद करता है, बट क्योंकि वो इतना दिन इंडिया में सब्सिडरी बना के ही कर रहा है, अपना कोई इंडियन कंपनी के साथ सब्सिडरी करके वो कर रहा है। बट हीरो होंडा का अभी कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, ब्रांड अभी भी होंडा ही है उसका, ठीक है। लेकिन इंडिया में जब वो जो है वो होंडा इंडिया ऐसा नाम पे होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जापान का होंडा यहाँ पर आके कर रहा है। ऐसे टोयोटा भी तो करता है, टोयोटा के ब्रांड में किर्लोस्कर का नाम थोड़ी ना सामने आता है। हाँ सर, यस समझ रहे हो ना सर? एग्जैक्टली ये क्या है रे, ये तो एम्बेसडर जैसा देखने में है, पर दिस इज नॉट एम्बेसडर, वॉल्वो का कोई कार है सर, ठीक है। जैसे वॉल्वो का कोई गाड़ी है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि सर वॉल्वो के बारे में, जो हेवी व्हीकल्स बनाने में बहुत माहिर माना जाता है, वॉल्वो हेवी हेवी ट्रक। ऐसे मैं तो वॉल्वो के बारे में ट्रक बस ज़्यादा मेरे दिमाग में आता है, ये देखो ऐसा होता है ना रे वॉल्वो, यस हाँ ये सब वॉल्वो के अंदर आता है। वेरी गुड सर। सर कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो देखो, heavy vehicle manufacturer Volvo aspires to follow the policy of treating everyone with respect, ठीक है। ये Volvo कंपनी का एक पॉलिसी है कि सभी को सेम रेस्पेक्ट दो, सभी को, कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। They aspire to foster an inclusive culture where everyone can contribute to their full potential and be accepted for who they are। अगर आप लेबर हो तो भी आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड हो ओनर के पास, अगर आप कोई सीनियर लेवल मैनेजर हो तो भी एक्सेप्टेड हो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जेंडर आइडेंटिटी, नेशनलिटी, एथनिक ओरिजिन, किसी भी कंट्री से आप हो फर्क नहीं पड़ता, रिलीजियन, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एनी डिसेबिलिटीज एटसेट्रा। However, the gender equality policies are not similar in all countries, है ना सर? Thus, it becomes difficult to accomplish this aspiration, है ना? सब कंट्री में ऐसा नहीं है। तो इसका जो ये एस्पिरेशन है वॉल्वो का, वो हर कंट्री में जाके सेम एस्पिरेशंस नहीं यूज कर सकता। जो अपने कंट्री में शायद वो कर सकता है, बट बाकी कंट्रीज का कल्चर अलग, वो नहीं कर पाएगा। तो कंपनी का अपना पॉलिसीज है कि मैं किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। अगर कोई लड़की आके बोलती कि मैं गाड़ी का इंजीनियर बनूंगा और गाड़ी के नीचे जैसे गैरेज में काम करते मैं भी करूंगा, इंडिया में ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि कोई लड़की लोग गाड़ी के नीचे घुस के गाड़ी को ठीक कर रहा है। देखने को मिलता है क्या ऐसा? अरे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, थोड़ा ऐसा नहीं मिलता पर ये। हाँ बोलो सर। सर बहुत कम है पर है। हाँ ये बहुत लिमिटेड, मतलब परसेंटेज में काउंटिंग नहीं आ सकता सर। आजकल गर्ल्स डिलीवरी का काम कर रहा है, गर्ल्स पावर हो रहा है। ऑब्वियसली एक लड़का कर सकता है तो लड़की उससे भी ज़्यादा कर सकता है। तो लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो एथनिक कल्चर होता है, जो इंडिया का कल्चर के साथ नहीं है, इसका अलग रूल है। मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि स्वीडन का कल्चर ज़्यादा अच्छा, भारत का कल्चर खराब, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। डिपेंडिंग ऑन द कंट्री का सिस्टम, उस कंट्री का वातावरण, उस कंट्री का पूरा हिस्ट्री, सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन से कंट्री में क्या कॉन्सेप्ट है। अब ये कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन भला, अब वो छोड़ो। लेकिन मैं आपको बस पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये पॉलिसी वॉल्वो जब इंडिया में आके कुछ करेगा तो शायद ये एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं कर पाएगा।
From the foregoing introduction, one can infer the pervasive influence of government policies on domestic and global business. Indeed, right from inception of the business to its longevity, health and performance and growth, even its exit, one could imagine on overlay government policies and the consequential regulatory regime on every aspect of business functioning. ऐसे हिस्टोरिकल स्केच में जब मैं बात करना स्टार्ट करूंगा अभी आपके साथ, तो मैं आपको थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया के बारे में, इतना देर से तो मैं बात कर ही रहा था, पर 2 मिनट आपको किताबी बात भी कर देता हूँ. इन इंडिया अ लॉट ऑफ डिस्कोर्सेस, researchers and experiments on public policies used to take place in the age old universities of तक्षशिला. तक्षशिला आज कहाँ है सर? भारत में है क्या? पाकिस्तान में. आज का तक्षशिला सर पाकिस्तान में है. पाकिस्तान का कैपिटल है ना सर इस्लामाबाद. ठीक है, ये इस्लामाबाद का जो एरिया था ये एक्चुअली तक्षशिला एरिया था. ये देखो, जैसे मैं इस्लामाबाद के पास पहुंचा, क्या आप लोगों को तक्षशिला दिख रहा है क्या? कश्मीर के जस्ट नीचे, कश्मीर के वेस्टर्न साइड जो है वेस्टर्न हिल्स, ठीक है, दिस इज अ पोटोहर रीजन बोलते हैं इसको. जियोग्राफिकली दीज आर कॉल्ड पोटोहर रीजन. आई डोंट नो आप लोग हिल्स के बारे में जानते हो कि नहीं, बट अगर रिसर्च करोगे तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को. दिस इज तक्षशिला एंड द पोटोहर रीजन, दैट इज वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कश्मीर रीजन. पंजाब एंड कश्मीर का वेस्टर्न पार्ट्स में, हिमालय के जस्ट फुट हिल्स में है ये. इस्लामाबाद भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है. तक्षशिला, एक्चुअली ये पहले तक्षशिला रीजन ही हुआ करता था. पाकिस्तान ने अपना कैपिटल जब कराची से शिफ्ट किया तो इन्होंने एक न्यू कैपिटल बनाया और उसका नाम रखा इस्लामाबाद. ठीक है, सो बहुत ब्यूटीफुल सर. कभी घूमने जा नहीं सकते शायद पाकिस्तान हम लोग, बट अगर मौका कभी मिले तो जरूर जाना. और ये रावलपिंडी है ना, जो महाराणा प्रताप का दादाजी थे, रावलपिंडी, बप्पा रावल, ठीक है, उन्होंने बनाया था रावलपिंडी. और पाकिस्तान का जो और एक बहुत बड़ा शहर है सर लाहौर, ठीक है, वो लाहौर एक्चुअली राम जी का बेटा लॉब के नाम पे है सर. लाबोल था, बोलते बोलते वो लाहौर हो गया. नाम सुने होंगे आप लोग, जो पंजाब में है. तो बेसिकली ये सब हिस्ट्री है हमारे देश का, तो कोई बात नहीं, आप समझा करो. अभी ये तक्षशिला है, ठीक है. तो तक्षशिला में एक प्रोफेसर हुआ करता था. प्रोफेसर का नाम बताओ जल्दी. चाणक्य. चाणक्य, चनी पुत्र चाणक्य. हाँ सर. एक है तक्षशिला, वैशाली या नालंदा, तीनों जगह. वैशाली आज का बिहार. वैशाली कहाँ है आज का? बिहार. बिहार सर. वैशाली जो वैशाली में गौतम बुद्ध बहुत काम किया है सर. अब बिहार में आज अगर आप कभी भी घूमने जाते हो तो वैशाली जरूर विजिट करना, ठीक है. मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर. कितना तेरे घर से? 1 किलोमीटर दूर. 1 किलोमीटर दूर? अरे बाप रे, यस, तो जाना ही पैदल चले पड़ेगा. जाते हैं. पैदल चले जाता वैशाली? यस. चल, कहाँ चला गया वैशाली, दिखाओ ना. गौतम बुद्ध का स्तूप, ये सब घूमने पैदल. अरे सर, तब तो जाना पड़ेगा सबको, ठीक है. ये वैशाली जो एरिया है, यस जाएंगे सर, जाएंगे, एकदम जाएंगे. कभी भी तेरे को बिना बोल के चल जाएंगे. यस. ये वैशाली, ये भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज के तौर पे जाना जाता था. गंगा किनारे ना रे. यस. तो कहने का मतलब है तक्षशिला, वैशाली, नालंदा. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर चंद्रगुप्ता, द ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑन द एम्परर चाणक्य आउटलाइन द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट. ही ऑथर्ड द बुक अर्थशास्त्र. जरूर पढ़ा कीजिए, कभी मौका मिले तो, मिल जाता है अमेजन में. A conceptual framework of statecraft and public policy. In Greek city states and Roman Empire, public policy was center of attraction. ग्रीस का जो एरिया है रोमन एम्पायर में, वहाँ पर भी पब्लिक पॉलिसी मॉडर्न, मतलब उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था. Philosophers like Plato, Aristotle had a number of discourses on public policy. During the time when Ashoka the Great ruled, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का नाती सर, नाती मतलब बेसिकली प्रोपौत्र बोलेंगे शायद, ठीक है, पुत्र नहीं है. इसका अपना चंद्रगुप्त की बेटा का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोका, ठीक है. तो ये अशोका पूरा भारत को जोड़ा था, जिसका शुरुआत किया था उनका दादाजी, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य. ग्रेट रूल्ड मगध. मगध मतलब आज का बिहार, यूपी, नेपाल, ठीक है. ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मोनी. ये हार्मोनी और पीस तो बाद में आया था, पहले भारत को एक करने के पीछे भाग रहा था, ठीक है, कि पूरा भारत को एक करना है. लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था. मुश्किल में कौन आ गया था सर? ओडिशा, आज का कलिंग. ओडिशा का गलती नहीं था सर, ओडिशा डेमोक्रेसी हुआ करता था, जानते हो आप लोग. ओडिशा भारत का बहुत पुराना डेमोक्रेसी है.
तो जब सम्राट अशोका चाणक्य के नेतृत्व में पूरा भारत को एक कर रहा था, क्यों एक कर रहा था, कोई बता सकते हो सर? वन इंडिया कॉन्सेप्ट, अलग अलग राजाओं से लेके एक छत्र के अंडर एक वन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट बनाने का कोशिश था। कोशिश में वो लोग कंप्लीट भी कर लिया था, ये था मौर्य डिनेस्टी। बट एक स्टेट स्पेशली ओडिशा, उसको एक प्रॉब्लम था, क्योंकि वो राजा के अंडर पे नहीं आना चाहता था। बिकॉज उनका जो कॉन्सेप्ट था, राजा वो बनेगा जो डेमोक्रेटिकली पब्लिक चूज करेगा। तो इनको समझाना मुश्किल था। इवन ओडिशा की जो राजकन्या थी, उनके साथ अशोका का शादी भी हुआ था। इसके ऊपर शाहरुख खान का एक मूवी भी है। मूवी एकदम बेकार का बना है, बट कहानी वही दर्शाने का कोशिश किया। देखे हो क्या? अशोका बोल के मूवी है शाहरुख खान का, शाहरुख खान और करीना कपूर, देखा है क्या? अरे हाँ सर, बेकार का मूवी बना है, बट स्टोरी वही लाइन था। हाँ बोलो। हिस्ट्री का रोमांस ही है बस। हाँ वही बेकार मूवी बना है, बट कॉन्सेप्ट वही है। जो ओडिशा का राजकन्या थे, नाम याद नहीं आ रहा है, उनके साथ बेसिकली अशोका का शादी भी हुआ था। बट फिर भी ये ओडिशा नहीं माना, कलिंग कहलाते थे ओडिशा। ओडिशा का आज भी कलिंग बोलते हैं, बहुत सारा जगह में कलिंग यूनिवर्सिटी, कीट वगैरह बहुत कुछ है ओडिशा में। तो कलिंग के युद्ध किया था, जो जिसका स्थापत्य आज भी देखने को मिलता है। धवलगिरी या धौली जाने को आपको देखने को मिलेगा, पूरा नदी लाल कर दिया था अशोका ने। उसके बाद अशोका ने और जिंदगी में कभी भी राज गद्दी नहीं संभाला, और वो चुपचाप बुद्धिस्ट सन्यासी बन के पूरा दुनिया भर में मतलब गौतम बुद्ध का जो रिलीजियन है उसको स्प्रेड किया, जिसका कारण आज चाइना में, जापान में, नॉर्थ मतलब ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो आज बुद्धिज्म हम लोगों को देखने को मिलता है ना, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, जो भी बुद्धिज्म आपको देखने को मिलता है, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू अशोका। मेनली स्टार्ट उन्हीं ने किया था। तो पीस एंड हार्मोनी का कॉन्सेप्ट, और पूरा भारत में भी तो बहुत पीस था, 200-300 साल अच्छा पीस था, बट उसके बाद फिर से इन्वेजन चालू हो गया था। ज्यादा शांति दुनिया को पसंद नहीं आता। आप शांति में रहोगे, लेकिन दुनिया आपको शांति में रहने नहीं देगा। जो भी हो, अशोका का पहले पॉलिसी था वन इंडिया कॉन्सेप्ट चाणक्य के साथ, बाद में पॉलिसी था पीसफुलनेस, ठीक है, मतलब शांति में रहो, काम धंधा करो और कुछ नहीं। उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सुल्तानेट में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत टैक्स रिफॉर्म किया था, ठीक है, वेर एज अकबर द ग्रेट ने लैंड रिफॉर्म किया था, ठीक है, स्पेशली जोधाबाई के साथ शादी करने के बाद। अकबर ने जब जोधाबाई को शादी किया, उसके बाद अकबर का दिमाग में भारत बसता था ऐसे, ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म में उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने जिजिया कर, मतलब एक्चुअली भारत में ड्यूरिंग दी मुगल एरा तीर्थ करने के लिए भी स्पेशली हिंदुओं को कर देना पड़ता था। मतलब ऐसे तो हर जगह में मंदिर वो होगा, भारत है, लेकिन हर जगह में आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो एक एंटी रिलीजियन कॉन्सेप्ट हुआ करता था, बट इसको अकबर ने उठाया था सर। जो बाबर ने लगाया था, जहांगीर तक भी वो सब था, बट फर्स्ट टाइम इसके बारे में विड्रॉल किया था अकबर ने। इसीलिए उनको ग्रेट भी कहा जाता है कि वो भारत को भारत की तरह माना था, एक्सेप्ट किया था। तो उसने लैंड रिफॉर्म किया था, सभी के अंदर जमीन को डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसका थोड़ा झलक आपको देखने को मिलेगा, ऋतिक रोशन का एक मूवी है ना सर, जोधा अकबर, उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि मूवीज देखने से थोड़ा आइडिया मिलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मूवीज में सब कुछ एकदम सब कुछ सही सही दिखाया गया है, मूवीज सिनेमैटिक भी होते हैं, बट एटलीस्ट टू गेट सम आइडिया, अच्छा, फिर अकबर द ग्रेट ने जो लैंड रिफॉर्म के बारे में तो मॉडर्न डे में सीपीआईएम गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल ने भी बहुत अच्छा काम किया। ये जमींदारी सिस्टम को हटाया गया ब्रिटिश जाने के बाद, और इसमें सबसे पहली बार कोई स्टेट्स का मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इस मैटर पे सबसे अच्छा काम किया, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऐसे मैं सीपीएम के फेवर में बहुत गलत बात भी बोलता हूँ, मतलब अगेंस्ट में, बट फेवर में एक बात मुझे कहना पड़ेगा। जो वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम उन्होंने अप्लाई किया था सीपीआईएम ने, जो ज्योति बासु जिनका लीडर थे, और उनका मेन थीम था कि जो सीलिंग लिमिट है जमीन रखने का, उसको एक लिमिट कर दिया जाए, और सभी के अंदर जमीन का एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और पट्टा डिस्ट्रीब्यूट करके, पट्टा बोलते हैं सर, जमीन का कागजात देके कि भाई सबको जमीन दिया जाए, सबको जमीन का हक होना चाहिए। फिर सीपीएम से इंस्पायर होकर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसके ऊपर पूरा भारत में कार्रवाई किया गया था। वही काम जो अकबर ने अपने टाइम पे किया था, वही काम बाद में सीपीआईएम ने बंगाल में किया था, और फिर पूरा भारत में इसको लॉ बना के भी अप्लाई किया गया, और जमींदारी सिस्टम को हटाया गया। बोलो सर, बोलो। हाँ सर, मैंने सुना है कि अकबर ने जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी है उसको हटाया था, वो क्या सच है? बस सुना है मैंने।
यस सर, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी है उसको भी हटाया था। एग्जैक्टली मतलब अकबर ने बेसिकली, अकबर भारत को बहुत प्यार करता था, तो उसका मानना था कि अगर भारत में रहना है तो भारत की तरह रहना है, मतलब विदेशी रूल यहाँ पर लगा के भारत को कभी जीत नहीं सकते। इसीलिए अकबर को बाद में, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, वो ये स्पेशली आफ्टर मतलब जोधाबाई के साथ मिलने के बाद देश को और थोड़ा जाना, स्टार्टिंग पहला 30 साल 35 ईयर्स उनका रूल ऐसा नहीं है, अगर आप देखोगे हिस्ट्री, ठीक है, मैं पढ़ा देखा भी इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन लैटर पार्ट ऑफ द लाइफ, मतलब जब उन्होंने थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ किया, तो उस टाइम पे उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा मतलब अपना बनाया, और अपने आप को हमेशा भारतीय ही मानते थे, कभी भी अपने आप को विदेशी नहीं माना उन्होंने, कभी भी नहीं। जब भी कहीं पर बात होता था कभी भी नहीं, उसका एक ही सबसे बड़ा एनिमी था, दैट इज महाराणा प्रताप। बहुत डरते थे वो महाराणा प्रताप से, कभी सामना नहीं किया उनका, बाकी तो पूरा दुनिया को अपने साथ, मतलब भारत क्या पूरा भारतवर्ष को एकदम कंट्रोल में रखता था अकबर, ऐसे बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर थे। आगे देखो सर, तो ऑलिगार्की, मोनर्की, एरिस्टोक्रेसी, ट्रिनोमी, डेमोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। ये एंशिएंट इंडिया का टाइम बताया मैं आपको, मतलब आपको मैं 300 बीसी से लेके कहां तक लेके आ गया, ऑलमोस्ट 1550 तक, अकबर रीजियन है 1550 के आसपास का टाइम, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा ब्रिटिश के बारे में बात कर लेता हूँ। क्या रे, ये सब हिस्ट्री सुनने में कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर अभी भी ऐसा लग रहा है कि सर नींद आ रहा है? बोलो सर, जिसको नींद आ रही है नींद की गोली और दे देंगे। सर बोलो सर, आप लोग क्या बोलते हो कि हिस्ट्री सुन के नींद आ गया क्या, बचपन वाला टाइप का? नो सर। नो सर। नो सर, ओके सर। इंडिया अंडर ब्रिटिश टाइम पे इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर द कॉलोनियल रूल वेर सो डिजाइंड एज टू बेनिफिट टू फॉरेन रूलर्स। इनका जो भी काम था, बहुत लोग बोलता है, मैं सुनता हूँ कि ब्रिटिश आके भारत में बहुत कुछ किया, मैं सुना हूँ बहुत लोगों के मुख से कि ब्रिटिश आके भारत में बहुत कुछ किया। कहाँ से आया? यूरोप से। यूरोप से आके क्या किया रे, भारत का अच्छा किया कि लूटा भारत को? क्या लगता है आप लोगों को? लूटा। अरे लूटा, अच्छा क्या करेगा? हाँ, अच्छा क्या करेगा? ये इतना टीनी सा आइलैंड है, ये देखो भाई, ये इंग्लैंड है, ठीक है, यहाँ से आया यहाँ पर, ठीक है, लूटने के लिए। पहले तो आया, इनका रूट थोड़ा ऐसा था, वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम आया, हुगली में, फिर बिजनेस करने आया था। उनसे पहले, एक्चुअली इनसे पहले ये इंस्पायर किससे हुआ था? फ्रांस से और आपका पुर्तगाल से, ठीक है, फ्रांस एंड पुर्तगाल और डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ है? ये डेनमार्क, पुर्तगाल और फ्रांस, ये लोग पहले भारत में आ गया था यूरोपियन में से। पोर्तुगीज कॉलोनी आज भी हमारे देश में देखने को मिलता है सर। फ्रेंच कॉलोनी देखने को मिल जाएगा कलकत्ता के आसपास, कहाँ मिलेगा फ्रेंच कॉलोनी? जल्दी बोलो, बहुत सुंदर शहर है अभी भी, फ्रांस से अभी भी पैसा आता है। चंदननगर। चंदननगर, थैंक यू सर, ठीक है। कभी अगर चंदन नगर जाने का मौका मिले, आपको फ्रेंच कॉलोनी दिख जाएगा। और फ्रांस का कैपिटल क्या हुआ करता था? फ्रांस का कैपिटल क्या हुआ करता था भारत में? पौंडीचेरी। अगर आपको कोलकाता के आसपास में फ्रांस देखना है तो चले जाओ सर, जगद्धात्री पूजा के टाइम पे जा सकते हो, ठीक है। कोलकाता के एकदम मेगा सिटी कोलकाता के अंदर आता है चंदन नगर, सीरियसली वेरी ब्यूटीफुल सा, बहुत ही वेल मेंटेन्ड टाउनशिप है। और पौंडीचेरी, ब्रिटिश से पहले का बात कर रहा हूँ, पौंडीचेरी दैट इज इन साउथ, इनका कैपिटल हुआ करता था, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। और डेनमार्क का एक कॉलोनी कोलकाता के आसपास, डेनमार्क कॉलोनी कोलकाता के पास, बोलो सर जल्दी, कौन बोलेगा? हाँ कोई तो बोलो। डेनमार्क कॉलोनी नियर कोलकाता, श्रीरामपुर, पता होना चाहिए था जो लोग आसपास में हो। श्रीरामपुर में एक कॉलेज है, कॉलेज दिखाने से आपको पता चल जाएगा। ये दानिश कॉलोनी हुआ करता था सर, श्रीरामपुर कॉलेज, अभी भी दानिश कॉलेज ही है। ये रहा श्रीरामपुर कॉलेज, देख रहे हो सर? कभी हो सके तो विजिट जरूर कर लेना, ठीक है, स्ट्रक्चर देख के भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। श्रीरामपुर कॉलेज, अभी भी उनको डेनमार्क से पैसा आता है सर, अभी भी डेनमार्क से पैसा आता है, समझ में आ रहा है सर? ये दानिश कॉलोनी हुआ करता था, ये देखो विलियम कैरी सरनी, मानिकतला श्रीरामपुर, नाम से ही पता चल जाएगा।
अरे बहुत हिस्ट्री है कलकत्ता के आसपास भी, मौका मिले तो एकदम आंखों देखी कर लेना, ठीक है, कभी टूर करना, ठीक है, तो आंखों देखी कर लेना। श्रीरामपुर चंदन नगर दोनों बोल दिया आप लोगों को। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश जो है इनसे इंस्पायर हुआ था, और ब्रिटिश का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, बिजनेस करना। लेकिन पोर्तुगीज बिजनेस में ब्रिटिश से भी बेहतर थे। पोर्तुगीज ने क्या बिजनेस किया था भारत का पता है आप लोगों को? भारत का कौन सा चीज उनको अट्रैक्ट किया था, जल्दी बोलो सर। मसाला, मसाला। भारत को सोने की चिड़िया कहना ऐसे ही कहा जाता था भारत के मसाले के लिए, स्पाइसेस। ये जो भारत का वेस्टर्न घाट्स है ना सर, वेस्टर्न घाट्स, केरला, कोची, कर्नाटका, तमिलनाडु का जो एरिया है वेस्टर्न घाट्स, इट्स नोन फॉर स्पाइसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ, इलायची से लेके मतलब कैडामम से लेके ब्लैक पेपर तक, जो चाहिए, ठीक है, जो बोलोगे वो मिलेगा, ठीक है। और पुर्तगीज एक्चुअली ये सब स्पाइसेस लेके कहा जाता था कालीकट में, यहाँ पर एक इनका कैपिटल हुआ करता था उस टाइम पे, कालीकट। नाम सुने हो आप लोग? अरे कालीकट का नाम सुने हो? नहीं सर। अरे वास्को डा गामा का नाम सुने हो? जो ग्लोब ट्रॉटर थे वास्को डा गामा, वो कालीकट पहुंचे थे, जो आज कोझिकोड है, कोझिकोड, ठीक है जो आज कोझिकोड है यहाँ पर है, इसका पुराना नाम है कोझिकोड। ये पहले कालीकट के नाम से ही जाना जाता है मोस्ट प्रोबेबली। अब थोड़ा सा सर्वे कर सकते हो सर। ये सब आज जान के क्या होगा सर? आज भी हम लोगों को पता नहीं है कि है क्या ये। मैं सही बोला सर, कोझिकोडी है, जो उस टाइम का कालीकट हुआ करता था, ठीक है। और ये कालीकट ब्रांड नेम जो था ना, ये यूरोपियन सोसाइटी में बड़ा फेमस था, ठीक है सर। यूरोप में कालीकट का ब्रांड नेम बड़ा फेमस था। कालीकट का मसाला, कालीकट का चीजें यूरोपियन मतलब सोसाइटी में इतना बिकता था, तो ब्रिटिश ने भी अपना दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया बोलो तो? ब्रिटिश ने दिमाग ये लगाया कि उन्होंने कलकत्ता में आया था, तो वो लोग भी ना कालीकट और कोलकाता का नाम क्या दिया था? नाम तो इसका कोलकाता ही हुआ करता था, या कोलिकाता। इसका नाम एक्चुअली हुआ करता था कोलिकाता, ठीक है। ब्रिटिश ने क्या नाम दिया? ध्यान से देखो सर, कैलकटा, है ना? ब्रिटिश पीरियड में नाम क्या था? अरे ध्यान से देखो, कैलकटा ना। तो बिजनेस दिमाग देखो ब्रिटिश का, कि वो कालीकट का स्पेलिंग क्या होगा? ये रहा कैलकटा, ये रहा कैलिकट। अब यूरोप में बैठे हुए लोग ये दोनों ब्रांड को अलग बाइफरकेट कर पाएगा, क्या लगता है? नहीं सर। नो सर। दिमाग क्या सोच रहा है आपको? ब्रिटिश ने कैसे पोर्तुगीज का मार्केट लिया? हाँ, फ्रॉड के रीजन। बेसिकली पेटेंट को एक तरह का कॉपी करना। पोर्तुगीज का बिजनेस माइंड जो था, जो भारत से स्पाइसेस प्रोडक्ट लेके वो यूरोप में जाके बेचता था, ब्रिटिश ने एग्जैक्टली उसको कॉपी किया, लेकिन थोड़ा अलग वे से। लेकिन ब्रिटिश ने अपना घाटी इधर लाया, बिजनेस करनी ही आया था। तो कैलकाटा नाम इसलिए दिया था उन लोगों ने, कोलकाता के साथ मैचअप करके उनको दिमाग में चढ़ गया कोई ब्रिटिश कोई होगा, जॉब चार्नोक का होगा या किसका, आई डोंट नो, बट ये रीजन था। ये मैंने बहुत स्टडी करके निकाला, ठीक है। बहुत सारा सोर्स ऐसे मैं एक दिन ढूंढ रहा था, वाई कोलकाता, कैलकाटा क्यों है? तो कोई बोलता है कि एक्चुअली मेनली मुझे जितना पता है कि इसका नाम कालीकाता इसलिए है ड्यू टू काली घाट। भारत में हर जगह का नाम किसी मतलब एक्चुअली देवी देवता के लिए है। और जो कलकत्ता का जो काली माँ है ना, ये शक्तिपीठ में से एक है। इसका एक अलग पौराणिक कहानी है, कभी उसका भी मौका मिले तो बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है। जहां जहां एक्चुअली मतलब अपना शंकर देवनाथ, मतलब शंकर जो भोले बाबा है, वो एक्चुअली गुस्सा होके पार्वती माँ को कंधे में लेके पूरा भारत में घुमा था। जहां जहां माँ का जो जो अंश मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी गिरा था, वो हर जगह में एक पीठ बना है, और उसको हम लोग शक्तिपीठ बोलते हैं। और उसमें से एक है कलकत्ता का काली घाट। एंड मेरा पूरा अंदर का बिलीव है कि एक्चुअली नाम ये काली घाट, ये काली काता से ही आया था। मतलब काली काता इस फ्रॉम दी काली से ही। जहां देखो ना सब भगवान के नाम पे जगह का नाम है भारत में, तो दैट इज द मेन रीजन। बट ब्रिटिश ने इसको एक बहुत अलग ही वे में डिफाइन कर दिया। सर ये सब आपका बना हुआ कहानी है? अरे नहीं नहीं सर, मेरा बना हुआ नहीं, मैं तो कॉमर्स की लोग हूँ। ये सब मैंने रिसर्च पेपर देखा, फिर मेरे अपने दिमाग में जो उसको मैं एक्यूमुलेट करके आप लोगों के साथ शेयर किया। आप चाहो तो और अपना रिसर्च बढ़ा सकते हो। क्या सर, रिसर्च करोगे आप लोग?
हाँ सर। हाँ करोगे सर रिसर्च? अरे रुको, ये क्या हैंग कर गया, क्यों हो गया ऐसा? सर मेरा आवाज आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. रुक जा रुक जा, रुक गया क्यों ऐसा? ओहो। ओके अब शायद दिखेगा आपको। ओके अब दिख रहा है ना? तो ब्रिटिश टाइम पे क्या हुआ था देखो, Yes. economic policies under the colonial rule was designed to benefit the foreign rulers. दादा भाई नौरोजी थ्रू हिज सेमिनल वर्क, हिज बुक, आप पढ़ सकते हो, ये किताब मिलता है, दादा भाई नारोजी, ओके, his book Poverty and Un-British Rule in India drew attention to the drain of wealth from India to into Britain. किस तरह से भारत का संपत्ति ब्रिटिश में गया, और आज का जो हम लोग ब्रिटिश देखते हैं ना, ब्रिटेन देखते हैं, वो ब्रिटेन प्रॉस्परस इसलिए दिखता है बिकॉज हमारा एसेट 200 साल से ले जाने के कारण, ओके। अदरवाइज इंग्लैंड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। उनके वहां पर जो वेदर कंडीशंस है, जो फर्टिलिटी है, कुछ नहीं है। वो लोग तो तूफान से लड़ते लड़ते पागल हो जाता है। अटलांटिक का जो साइक्लोन है ना, वो साइक्लोन से लड़ते लड़ते इनका दिमाग खराब हो जाता है। वो क्या बनाएगा अपने देश में? हाँ सर। सर रास्ता बनाने का पैसा नहीं है। मम्मी ने बोला था कि मम्मी जब गई थी तो मम्मी ने कहा था कि वहाँ का जो रास्ता है वो अभी भी वो 1800s का ही रास्ता है, वो लोग बस साफ करते हैं, नया बना नहीं पाते। समझ रहे हो सर? मतलब ये है इंग्लैंड का एक्चुअल औकात। हम लोगों को लगता है कि इंग्लैंड है क्या कुछ खास है, हाँ। यहाँ पर लोग अपने बच्चे को फॉरेन भेजने के लिए पागल होते हैं। अरे अमत चले इंग्लैंड चाकरी करे, इसमें प्राउड फीलिंग का कुछ नहीं है। जहां जॉब करता है जॉब करो जॉब करने में क्या बुराई है, ठीक है। किसका बच्चा कहाँ नौकरी करता है, फॉरेन में नौकरी करने से क्या 4 चांद आ जाएगा, भारत में नौकरी करने से क्या एकदम बेकार लगेगा? ऐसा कोई बात नहीं है सर। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अपने देश को खराब नहीं सोचना है। अपने देश में बहुत कुछ है जो हमारे देश का चीजें ले जाके उन्होंने किया, इसका पूरा प्रूफ है। तो दे इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू। ये जमींदारी पैटर्न ब्रिटिश ने लाया ताकि उनको एक्चुअली जमींदार लोग को आम आदमी से अलग कर दिया, और अपने ही बीच में लोगों को इस तरह से भड़काया कि जमींदार लोग अपने ही लोगों को डोमिनेट किया, और उनको डोमिनेट किया ब्रिटिश। बात समझ रहे हो साहब? अपने ही बीच में किसी को जमींदार बना दिया। इसीलिए तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, इनका इतना रवरवा क्यों था? प्रिंसली स्टेट में जो राजा लोग थे ये ब्रिटिश का चमचा थे, और ब्रिटिश को पता था हम इनको लूटने जाएंगे हमारा लूट जाएगा, उससे अच्छा है कि इनको दबा के रखो और इनको भी कुछ देते रहो। थोड़ा ज्यादा बिजनेस दिमाग तो था ही इनका, ठीक है, और बदले में ये आपका सुनता जाएगा। ये इनका बिजनेस पॉलिसी था, ठीक है, ये इनका बिजनेस पॉलिसी था। एकदम बेकार बेकार एकदम। They introduced managing agency system through which it was possible for a handful of the wealthy British to build and control vast industrial and business empires in India, sometimes with assistance from Indian partners. The British government in India just fulfilled the duty of the police states, that is maintenance of internal order and defense of the Indian border. Their policies indirectly curbed the economic freedom of the Indian people, and politically we are subjugated anyways. मतलब हम लोगों को politically बाहर कर दिया गया, और हम हर ऑफिस के सामने लिख देता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मतलब हम और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। जानते हो क्या आप लोग? अरे क्या पता है आप लोगों को? बेसिकली मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है। यू हैव टू नो योर कंट्री, यू हैव टू नो योर कंट्रीज फाइनेंशियल कंडीशंस फ्रॉम द पास्ट टू टुडेज कंडीशंस। आज अगर इंडिया का खराबी है, इसके पीछे ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा रोल प्लेइंग है। तो ब्रिटिश हम लोगों को सर बहुत प्रॉब्लम में डाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिटिश ने हमें प्रॉब्लम में डाला। लेकिन व्हाट अबाउट टुडेज? आज की डेट में भारत क्या सोच रहा है, ठीक है, वही मैं थोड़ा आपको इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बता के आज का क्लास का जो मेन मैटर है वो मैं आपको आज कंप्लीट करूंगा। लेकिन
ये मेरा लैपटॉप आज पता नहीं बार बार मुझे धोखा दे रहा है, बार बार हैंग करे जा रहा है, इसको क्या करें? सर लैपटॉप गर्म हो गया होगा। नहीं लैपटॉप गर्म नहीं हुआ होगा, सब तो नॉर्मल है। एक सेकंड रुको। ऐसे आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन में आप लोगों को? मैप। कौन सा मैप? सर प्री पार्टीशन ऑफ मैप ओनली। प्री पार्टीशन वाला। अभी क्या दिख रहा है? मैट। ओके स्क्रॉल नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। नीचे वाला सब काम कर रहे हैं, ऊपर में क्या हो गया पता नहीं। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं। आप लोगों को इमेज दिख रहा है सब? ये क्या इमेज दिखाई दे रहा है? सर स्टॉक मार्केट का पॉपुलेशन इन्वेस्टिंग इन द। यस, कितना लोग भारत में कौन सा स्टेट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब ये जो न्यू इंडिया है ना सर, न्यू इंडिया भारत का एक अलग ही सोच बना के रखा है। न्यू इंडिया में भारत का एक अलग ही सोच बना के रखा है। ये एक मैप है सर, इसमें आपको पता चल जाएगा कि भारत में कौन से स्टेट से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर आप लोग जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा। मैं ये शेयर करूंगा आप लोगों से। जैसे वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा करते हैं सर गोल्ड ज्वेलरी, अनसेट गोल्ड ज्वेलरी। अनसेट मतलब जिसको सेट नहीं किया जाता, अनसेटेड है, बट ये एक्सपोर्ट करने में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। अगर आप महाराष्ट्र को देखते हो तो सबसे ज़्यादा 23,066 मिलियन यूएस डॉलर का डायमंड करता है महाराष्ट्र। गुजरात करते हैं हाई स्पीड डीजल का 10,000 यूएस मिलियन का। वेस्ट बंगाल करते हैं 749 गोल्ड ज्वेलरी का 749 मिलियन का। लेकिन आप अगर नजर डालोगे गुजरात और महाराष्ट्र का इकोनॉमिकल कंडीशंस आप देख सकते हो सर। हाँ सर, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, और अगर आप साउथ इंडियन को देखते हो, ये एक अपने लेवल में एक स्टैंडर्डाइजेशन बना के रखा है, जिसमें कर्नाटका भी हाई स्पीड डीजल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। आपका आंध्र प्रदेश जो है सर, ये फिश का प्रोडक्ट, श्रिम्स एंड प्रॉन्स, इस तरह का चीजें ये ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, 2000 मिलियन डॉलर का। तमिलनाडु जो है सर, वो मोटर कार एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है, मोटर कार, ठीक है, 1187 मिलियन का। और केरला जो है सर, वो भी गोल्ड ज्वेलरी अनसेट, बट सर 5,000 करोड़ का। मतलब वेस्ट बंगाल का भी गोल्ड ज्वेलरी है, केरला का भी गोल्ड ज्वेलरी है, बट दोनों का फर्क देखो सर। केरला बहुत छोटा सा स्टेट है, बट गोल्ड ज्वेलरी में केरला अनसेटेड गोल्ड ज्वेलरी में 5,000 करोड़ का। ओडिशा एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स में एंड नॉट अलॉयड वाला में 1200 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। वेस्ट बंगाल का सिचुएशन अच्छा नहीं। बिहार उससे भी खराब हालत, आयरन स्टील नहीं, बिहार कहाँ चला गया? अच्छा, बिहार भी हाई स्पीड डीजल हाईएस्ट एक्सपोर्ट करता है, 654 करोड़ का। झारखंड 186 करोड़ का आयरन स्टील शेड्स ये सब देता है। सिक्किम कुक्ड स्टफ्ड पास्ता 1.49 मिलियन का। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? यस। हाँ यस सर। ठीक है। पंजाब हरियाणा जो है वो टार्बोजेट्स एक्सपोर्ट करते हैं। दिल्ली करता है नीडल्स, ठीक है, नीडल्स कुछ होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। सुई, अच्छा सुई होगा फिर। बासमती राइस देता है आपका पंजाब, ठीक है, बासमती राइस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है पंजाब, 913 मिलियन यूएस मिलियन का, ठीक है। मेडिसिन में है हिमाचल 290 मिलियन का यूएस मिलियन यूएस डॉलर का।
तो इस तरह से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इसका आसाम का अगर देखोगे तो चाय पत्ती 176 यूएस मिलियन का, ठीक है। और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन लोगों का सर जैसे मणिपुर का मुझे दिख रहा है सर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। ह्यूमन हेयर, अच्छा ह्यूमन हेयर बिकता है सर मणिपुर मिजोरम एरिया में, इंसान का जो बाल होता है उसका 1.67। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो, बोलो। सर यस सर बोलिए। अच्छा ठीक है, तो एग्जैक्टली ये लिस्ट में आप आई विल शेयर ऑल ऑफ इट विथ ऑल ऑफ यू। आप एक बार प्लीज गो थ्रू करना। इसमें आपको ये दिखाया गया कि कौन सा स्टेट से क्या एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर करेंट इंडिया का एक्सपोर्ट मतलब इन्वेस्टिंग पैटर्न, सबसे ज्यादा मार्केट इन्वेस्टमेंट है महाराष्ट्र के पास 1.49 करोड़ का। सेकंड में है गुजरात 85.9 लाख करोड़ का, ठीक है, मतलब 85.9 लाख। ये सब क्या है, स्टेट वाइज रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स, सॉरी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स, मतलब 1.5 करोड़ महाराष्ट्र में है, गुजरात में 85 का है, वेस्ट बंगाल में 39 लाख रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स है, ठीक है। अच्छा बात है, यूपी में 52 लाख है, बाकी साउदर्न इंडिया में है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि न्यू इंडिया के लिए क्या न्यू सेटअप बनाया गया है। कैपिटलिज्म धीरे धीरे छा रहा है। हु आर दी टॉप प्लेयर्स इन यूपीआई पेमेंट्स, कैपिटलिज्म का एक दूसरा बड़ा प्रोडक्ट सर। फोन पे आज के डेट में सबसे बड़ा यूपीआई पेमेंट में है सर, 1492 मिलियन ट्रांजैक्शंस होता है, जुलाई में ही सिर्फ हुआ था, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन जुलाई। गूगल पे में 19.2 मिलियन का, पेटीएम 454 मिलियन का, ठीक है। और बाकी यहाँ पर एक्सिस बैंक, अमेजन, सब कुछ लिस्ट दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू वंस। तो कहना क्या चाहते हो सर? सर कहने का मतलब ये है कि सर मैं आपको मैथ शेयर नहीं कर पा रहा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया इस स्क्रीन में, तो मैंने आपको डेटा से ये दिखाने का कोशिश किया कि आप बस इतना समझ लो कि जो मॉडर्न इंडिया बना है या फिर जो मॉडर्न इंडिया बन रहा है, ये मॉडर्न इंडिया एक कैपिटलिज्म सोच को रखा है, मिक्स इकोनॉमी है, सोशलिज्म कंट्रोलिंग है, साथ में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ कैपिटलिज्म, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लाके एक न्यू इंडिया बन रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस एरा में। तो ये सब चीज़ों का डिस्कशंस लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में मीट करेंगे सर, दुर्गा पूजा के बाद, ठीक है। तब तक आप लोग ये नोट में शेयर कर देता हूँ, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो। मैं इतना बोल सकता हूँ कि आज के क्लास में मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर कर दिया टॉप चैप्टर का, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट में आपको दिक्कत रहे, यू कैन आस्क मी इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक सर दुर्गा पूजा से अच्छे से रहो, दुर्गा पूजा का सभी को अच्छे से रहने का विशेष सर, बेस्ट विशेष, दुर्गा पूजा अच्छे से बिताओ। हम लोगों का क्लास सर कल से, मतलब आज शाम को होगा शायद, देखता हूँ, सैटरडे से 18 अक्टूबर में फिर से क्लास ओपन होगा। सभी को व्हाट्सएप में मतलब कनेक्ट कर दिया जाएगा कि सर कब से क्लास फिर से स्टार्ट हो रहा है। ओके सर, बोलो कोई क्वेश्चन, मन में कोई सवाल है तो करो सर। ठीक है सर, हाँ बोल। आंसर पाठिए देবেন কালকে। ओके सर, जो टेस्ट मैंने सीसेट का लिया था, सीएस एंट्रेंस का, उसका जो टेस्ट का लास्ट मॉक टेस्ट का आंसर शीट आई विल शेयर, जिन लोगों ने मुझे भेजा मैं उन्हीं को आंसर शीट शेयर करूंगा, ठीक है सर। जिन लोग का अभी भी टेस्ट मैंने स्टार्ट नहीं किया, डोंट वरी, आप लोग का टेस्ट बाद में स्टार्ट होगा, और सीए का जो लोग हैं उनका अलग से पेपर जाएगा। हाँ बोलो। স্যার আপনি বলেছিলেন এই আর একটু মক টেস্ট দিয়ে দেবে, ওটা কি আজকের ভেতর দেবে না পুজো পরে? দেখছি আমি যদি রেডি করে বা রেডি করতে পারি তাহলে দেবো, আর নাহলে পুজোর পরেই দেবো। এটা চাপ নেই স্যার, পুজো পরেই দিলে। হ্যাঁ হ্যাঁ পুজোর পরেই দেবো, ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে স্যার, চলো টাটা স্যার, सबको बाय बाय। সবাই সবাই ভালো করে পুজো কাটাবে। সন্ধ্যেবেলা शाम को कंपनी लोग का क्लास अगर होगा तो मैं कुछ ही देर बाद आप लोगों को कंफर्म करता हूँ, ठीक है सर? ओके सर मैम का क्लास होगा? हाँ वो भी मतलब शाम का जो भी क्लासेस है मेरा या मैम का, हम लोग कुछ देर बाद कंफर्म करेंगे सर, ठीक है? ठीक है सर, ओके बाय सर। ओके सर, बाय, टाटा, Thank you, sir. बाय सर, बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर।
কখন যাবি বাবু? ও চলে গেছে, হয়ে গেল, টেস্ট হয়ে গেল, কি বললো টেস্ট?